Hello everyone. Welcome to the one more episode of Tips, the Hyper podcast show. We all are aware Hyper means excellent academics, excellent placement opportunities. But in the third decade of our institution, we are responsible to our stakeholders also. Our stakeholders are students, parents, our alumni, policymakers, corporate leaders, society, and many others. We feel responsible to them also. So we thought, why not make you all meet with such distinguished personality who can influence your life. From them you can learn, from them you can get motivation, from them you get tips to incorporate in your life. Today, I am fortunate and very excited to make you meet with such a personality to whom we all aspire. Let me explain you how. And my introduction this time will be a little longer because the person sitting in front of me and to whom you will be meeting very soon is of that stature. In our lives, we aspire for our kids that they should go to IIT. Few might aspire that they should go to IIMs. Few might aspire that they should become the corporate leaders. Few might aspire that they should become the social change. Few might aspire that they should work for the underprivileged. Few might aspire that we should bring a change to the society by looking at our environment, sustainability, livelihoods. And the beauty is that when you find all these persons in one, all these qualities in one personality, that's the magic. So let me all make you meet with a magician today, Mr. Sandeep Saxena. He is with us. And what to introduce about you, Sandeep? I have said everything about you, which I can't describe also. The journey, it's a wonderful journey you had, and I'll come to that journey gradually in this whole talk. But I have given my audience a brief profile, what you have done in your life, and still you are talking that you have done nothing. And the way you have brought forward things, Hyper is वेरी मच हैप्पी. हम बहुत आभारी हैं कि आज आप हमारे साथ संदीप आए हुए हैं. वेलकम संदीप. धन्यवाद. तो जैसा कि मैं अभी इस पॉडकास्ट के शुरू होने से पहले संदीप से बात कर रहा था और संदीप से जब मेरी बात हुई तो मुझे पता लगा कि उन्होंने एक बहुत समय पहले से ऐसा एक रेजोल्यूशन लिया है कि वो काफी लंबा समय और काफी बार हिंदी में ही बात करते हैं. और उन्होंने एक बहुत अच्छी वजह मुझे इसे बताई कि अंग्रेजी भाषा में वो शब्द ही नहीं है जिससे आप अपनी भावनाओं को बता सकें. तो आपकी इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं इस पूरी बातचीत को हिंदी में ही आपसे करूंगा. और इसलिए नहीं कि आप चाहते हैं, आपने भी वही कहा जो मेरे मन में होता है, पर आज मैं वो शायद कर पाऊंगा क्योंकि आपका और मेरा मन आज मिल रहा है. तो संदीप, बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है. आप अपना मानस बना लीजिएगा, मैं बहुत लंबे समय तक आपको बिठाने वाला हूं. बिल्कुल. और मैं अपनी ऑडियंस को ये भी बता दूं कि ये सारा का सारा अनस्क्रिप्टेड है, कि मैं और जो आप बात करेंगे आज एक मन से निकली हुई बात मन तक पहुंचेगी. संदीप, मुझे मालूम है बहुत लंबे समय से आपने इस बारे में जिक्र नहीं किया होगा, जिस बारे में जहां से आप शुरुआत में आपसे आज करूंगा, जो मेरा एक पहला एजेंडा भी होता है. मैं आज आपसे आपके स्कूल डेज के बारे में बात करूंगा. जी. तो हम वापस वहीं पहुंचेंगे जहां से शायद हमारी शुरुआत हुई. संदीप, 10th के बाद जब 11th में आए, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टेकन साइंस एज अ स्ट्रीम, क्या फैमिली ने बोला, क्या आपने किया, और आज सच सच बताना क्या आपने सोचा था? लगभग उस समय तय था. शायद मैंने बहुत पहले ही वो रास्ता तय हो गया था कि मुझे आईआईटीज या इंजीनियरिंग करने जाना है. हाँ. क्योंकि उसके पहले काफी सफलता मिल चुकी थी. हाँ.
पढ़ाई में, हाँ है ना, जो उस पद्धति की पढ़ाई होती है उसमें हाँ हर तरह के एग्जाम, एनटीएससी जो भी होते हैं, ओलंपियाड, हर तरह की चीज और मुझे मैंने अभी मिल अभी चुका था। बिटवीन द लाइंस पढ़ लिया संदीप, जो आपने बोला ना पद्धति की पढ़ाई, मुझे हाँ मालूम है आप हाँ इस पे आएंगे। ठीक। जी जी। तो अब वो मुझे अर्ली क्रैक करना आ गया था, अच्छा, वो पद्धति को क्रैक करना आ गया वो था, ट्रिक आ गई थी वो आपको। ट्रिक आ गई थी। हाँ इसको बहुत इंटेलिजेंस नहीं बोलते, लेकिन ये बोले कि जो वो ट्रिक सीख जाता है वो आगे चला जाता है। हाँ तो वो मुझे आ गई थी, हाँ चाहे उसको जैसे आप खेलते हुए कुछ सीख हाँ सीख जाते हो, और हाँ। हम भी हम्म, उसमें ध्यान लगाया, हमने सीख लिया। और इंजीनियरिंग पढ़ने उस समय माहौल भोपाल का आप जानते हो, दो ही पढ़ाइयाँ होती थी, इंजीनियरिंग या मेडिकल, हम्म, और इंजीनियरिंग पढ़ने जाना है, हम्म, और आईआईटी तक का तो नहीं सोचा था। हाँ बस ये था कि अच्छे नंबर से 10th पास करके किसी एमएससीटी या हाँ, कहीं पे किसी एडमिशन कहीं हो पहुंच जाएगा जाए, ना। जो एक हाँ मिडिल क्लास फैमिली का एक एस्पिरेशन और ड्रीम होता है। बस वह तो वहां तक की सोच थी, उसके लिए तैयारी कर रहे थे। हम्म एक चीज उससे पहले हुई, हम्म बहुत पहले मेरे अर्ली लाइफ में हो गई थी। हम्म अगेन ये शायद ईश्वर की कृपा थी हम्म कि शुरुआती साल 5 से 10 साल तक मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहा, हम्म बुरे एक्सीडेंट भी हुआ एक। हम्म तो इसके बाद थोड़ी विमुखता आती है मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। आप समझते हो कि शरीर एक बड़ी जब हम्म, दर्द देता है तो बड़ा दर्द दर्द देता देता है। है। तो वो आपके पास रहता है हमेशा। हाँ और काला पत्थर का एक डायलॉग है अमिताभ बच्चन का हाँ। कि माई पेन इज माई डेस्टिनी। यस अगर यस, आपको याद हो बहुत तो, इंपॉर्टेंट है ठीक वो। है। जी जी। तो वो उस जमाने की हाँ, पिक्चर थी, वो डायलॉग मेरे मन में चिपक गया चिपक गया। कि ये जो हुआ है, दैट पेन विल ऑलवेज रिमेन माई एंड डेस्टिनी। दैट पेन हैपेंड बिफोर योर 10th स्टैंडर्ड। हाँ, बिफोर 5th स्टैंडर्ड। बिफोर। तो बट इट कैरीड ऑन ऑल माई लाइफ, आज तक वो मैं कैरी करता हूँ। ठीक है। सो उससे आपको एक निरर्थकता या एक सीमा समझ आती है, जो बाहर की दुनिया है उसकी ना, आपके अंदर की दुनिया हमेशा आपको बताती है कि उसकी सीमा है। सो वो बाद में उसका असर पड़ा, हाँ। है ना, शुरू में तो आप चलते जा रहे हो। हम्म सो ये उसका था, उसी कारण मन पढ़ाई में लगा तो लग गया, और खेल में भी बहुत लगा। खेल में तो इतना लगा कि अगर पढ़ाई नहीं करता तो फिर शायद क्या क्रिकेटर बन, खेलते थे आप? क्रिकेट खेलते क्रिकेट थे? बहुत ओके। खेलता था। तो आईआईटी कानपुर चुनने का ये कारण था, वहाँ क्रिकेट ग्राउंड बहुत अच्छा था। अच्छा। बताइए सारे आप। आईआईटी घूमने के बाद एक ही चीज समझ आई कि यहाँ का ग्राउंड बहुत अच्छा है। मतलब आईआईटी क्रैक हो गया, बट उसके बाद पैरामीटर जो चॉइस का था वो बिल्कुल डिफरेंट था। अल्टीमेटली वो पैशन से था। शुरू के 2-4 स्टूडेंट आप हटा दो, हाँ बाकी सब स्टूडेंट्स के पैरामीटर्स हाँ। पढ़ाई नहीं होती है। जो चाहे टॉप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो चाहे कहीं जा रहे हो। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है। अब वो जमाना गर्लफ्रेंड्स का तो होता नहीं था। हाँ नहीं था। ठीक है। तो ये पैशन होते थे, पैशन ही होते थे जहाँ फुलफिल हो हाँ, पाए। क्रिकेट टाइप के पैशन होते थे। यस यस। तो क्रिकेट पैशन था, ग्राउंड देखा, बहुत पसंद आया। तो वहाँ आईआईटी कानपुर नहीं तो चुना। यहाँ होल्ड करते हैं। जैसे देखिए संदीप, आपने शुरुआत की थी, आपका एस्पिरेशन था कि भाई इंजीनियरिंग करना है, हाँ और वो पद्धति की ट्रिक समझ में आ गई हैं, तो हाँ। ये संभव भी है। हम्म तो जब ये संभव होता हुआ देखा, और आपने तैयारी करी और रिजल्ट आया, हम्म जब रिजल्ट आया तो मैं ये समझ रहा हूं कि वो आपकी एस्पिरेशन के ऊपर आया, क्योंकि आपकी एस्पिरेशन थी कि भाई ठीक है, अच्छा सा इंस्टीट्यूशन मिल जाए और इंजीनियरिंग कर लें, और वो आ गया आईआईटी। तो तब आपकी फीलिंग क्या थी? परिवार में क्या बातचीत हुई? और ऐसा क्या चेंज आपको सोसाइटी में लगा कि यार ये कुछ रातों रात कुछ हो गया है? वो थोड़ा याद करके आप बता पाओगे? बिल्कुल। अच्छा, फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन वाली बात है। हाँ। परिवार दुखी था। अच्छा। हाँ। इसका क्या रीजन? इसका रीजन ये कि भोपाल से बाहर जाना पड़ेगा। ओहो। मेरे पिताजी अंत तक कोशिश करते रहे कि यहाँ पे कितने कॉलेजेस हैं, हाँ। ठीक है, जरूरत क्या है वहां जाके पढ़ने की। हाँ, तो इसलिए अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मैंने उठाया ये। जी। जबकि वो ऐसा नहीं कि अनभिज्ञ थे, मतलब नॉर्मली आप सोचो कि कोई जिसने सुना ना हो, वो खुद भी एचबीटीआई कानपुर से पढ़े हुए थे। अच्छा। आफ्टर दैट आफ्टर दैट ही केप्ट टेलिंग मी कि कुछ नहीं रखा बाहर जाने कुछ नहीं रखा। यहीं पे रहो। तो कई तरह के डर होते हैं परिवार के। पहला डर उन दिनों आईआईटीज का था कि बाहर चला जाएगा। तो वो जमाने में बाहर जाना बड़ा, मतलब
दुष्कर माना जाता था। तो फिर आपने कैसे उनको तैयार किया जब ऐसा कुछ माहौल घर में दिखा? नहीं, तैयार तो नहीं कर पाया, नहीं। बस मेरी जिद थी कि अब मुझे जाना है। और खुद की फीलिंग क्या थी संदीप, जब आईआईटी मिला तो क्या पहला थॉट दिमाग में आया था? कुछ याद आता है तो बहुत पुरानी बात। हाँ, नहीं, वो बहुत दिन तो नहीं चला था, एक हफ्ते में वो निकल गया था विचार। लेकिन लेकिन जो समझो आपने वर्ल्ड कप जीता हो, वो खुशी होती है ना, कि आपने जैसे कोई अगेन क्षणिक चीज होती है। हाँ। लेकिन वो एक हफ्ते तो आप घूमते हो कि आपने वर्ल्ड कप जीत के घूम रहे हो। हाँ, तो आप और बचपना भी होता है। हाँ। तो आप सोचते हो आपने जीता है, लेकिन अब दुनिया तो नहीं जानती। हाँ, वो समझते नहीं कि आपने क्या जीता है। और उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था। हाँ, तो वो भी एक बड़ा ही एक पेन पॉइंट था कि आपको खुद ही बताना पड़ता था कि आपने क्या कर लिया है। और उसमें एक चीज और होती है कि दोस्त लोग तो पीछे भी रह जाते हैं, तो उसका भी दुख होता है। तो वो अपनी जगह था। तो बड़ी मिक्स्ड सी फीलिंग थी कि अचीवमेंट भी है, सेंस ऑफ लूजिंग भी है, लूजिंग रिलेशंस, लूजिंग फैमिलीज चॉइस, ये सारी बातें भी हैं। अच्छा, ये जमाना ट्रेन का था नहीं, मतलब आप कितनी तकलीफ से कानपुर तक जाते थे। कानपुर, वो भी बहुत बड़ी तकलीफ थी। वो भी तकलीफ थी। यस। तो इसलिए सब मना कर रहे थे कि मत जाओ। तो फिर इसको क्लिक करते हैं कि आप फाइनली आईआईटी पहुंच गए। तो चूंकि आपका पैशन है, आपकी आईआईटी कानपुर चॉइस जो थी, उसमें जो एक मेजर रोल प्ले कर रहा था वहां का क्रिकेट ग्राउंड था। तो वो पहला दिन याद है जब उस क्रिकेट ग्राउंड में उतरे थे? नहीं, पहला याद है, और वो टॉर्चर कैंप था। अच्छा। क्योंकि आईआईटी में उस जमाने में मेरे ख्याल से अभी भी होता है, क्योंकि सुबह 6 बजे उठ के आपको राउंड लगाना पड़ता था। अच्छा। ठीक है, और 8 बजे आपको क्लास जाना होता था। और अधिकतर स्टूडेंट्स 5 बजे उठ के जा नहीं पाते थे। तो आप नहीं पूरा करोगे तो आपको रिपीट करना है, नेक्स्ट ईयर फिर रिपीट करना है। अच्छा। हाँ, फिर ठंडियों में रिपीट करना है, और फिर गर्मी नहीं कर पाओगे तो काफी स्टूडेंट 4th ईयर तक करते रहे उसे। तो जो सारा ग्लैमर था, ठीक है, वो उन्होंने आते से ही पूरा निकाल दिया था। सारी हवा निकाल दी कि भाई राजा नहीं भाई पढ़ने आए हो, बढ़िया है। तो आईआईटी आप करते रहे, तो ऑब्वियसली जब पहला साल पूरा हो गया होगा तो शायद फैमिली भी फिर एडजस्ट हो गई होगी, उन्होंने मान लिया होगा नाउ यू आर एन आईआईटीएन, आप वहां पे ये करने वाले हैं। तो ये आईआईटी वाला जो फेज था आपका, इस पूरी जर्नी में, आईआईटी की जर्नी में, कोई दो बातें जो आपको आईआईटी के बारे में ये बता पाए कि ये इसलिए डिफरेंट है, वो कोई दो बातें आप अगर आज बता पाए। और जो लगता हो आपको कि आज भी वो है या नहीं है, दोनों आपकी चॉइस है, आप कैसे बताएंगे? जी, तो थोड़ा सा मैं अलग हूं उसको देखने में, क्योंकि मेरा इतना जीवन ही निकला है डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर, तो मैं ये तो मान नहीं सकता। और मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं कि कोई शैक्षणिक इंस्टीट्यूट दूसरे से ऊपर या नीचे होता है या अलग होता है ना। ऐसे तो फिर रामानुजम और आइंस्टीन आते ही नहीं। करेक्ट। तो इंस्टीट्यूशंस को मैं अलग नहीं रखता, चाहे छोटा सा स्कूल हो चाहे आईआईटी अलग हो। जो चीज बदलती है बस टीचर्स बदलते हैं, गुरु बदलते हैं। होल्ड ऑन संदीप सर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर आवर ऑडियंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो आज संदीप ने हमें बताया है, शायद उन्होंने उस बात को छुआ है जो लोग जानते तो हैं पर उसको महसूस करना बंद कर चुके हैं। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का सोल, उसकी आत्मा, उसके टीचर्स ही होते हैं। कंटिन्यू संदीप प्लीज। तो अगर आप ऐसे देखो तो मैं ये मानूंगा कि जहां अच्छा गुरु है, चाहे वो पेड़ के नीचे भी हो, तो भी वो एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, एमबीए बना के दे देगा। ठीक है, वो उसको हर कमी पूरी कर देगा। और जहां गुरु ठीक नहीं है, वहां पे आप कितना भी डाल दो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस मामले में आईआईटीज में, क्योंकि सरकारी पैसा भी है, बाहर से भी आता है, और फंडिंग ठीक ठाक है, परसेंटेज ऑफ गुड टीचर्स, परसेंटेज है ना, is always higher than other institutes. That's the first thing which you noticed. ठीक है, that is the only thing. But is it effective? ना, is it effective कि वो आपने बुला तो लिए इतने सारे अच्छे टीचर्स, बट क्या वो इफेक्टिव हो पा रहे हैं अच्छे स्टूडेंट्स बनाने में? वो शायद अकेले में इफेक्टिव हो जाते, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन के अंदर आने के बाद वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं ना। तो
वो एक कमी पूरे ही भारतीय एजुकेशन सिस्टम में है कि अच्छे टीचर्स विद द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इंस्टीट्यूशंस बिकम बैड टीचर्स, ओके, बिकम और इनइफेक्टिव टीचर्स, नॉट बैड टीचर्स। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करो हाँ। संदीप। मतलब ये ऐसा आपने बोला कि भाई बहुत सारे अच्छे टीचर्स का समूह है हाँ और उस समूह के पास सुविधाएं हैं, हाँ तो समूह और सुविधा कई दफा ठीक काम नहीं करता, हाँ ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा एलैबोरेट करिए, ऐसा क्यों? ठीक। तो समूह और सुविधा जिस तरह के प्रेशर बनाता है स्टूडेंट्स के माइंड पे, ओके, ठीक है, एक 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 एंगल उसका ये है, एक तरीका ये है कि जिस तरह के प्रेशर वो स्टूडेंट के माइंड पे बना देता है कि अब आप विमुख हो गए हो सब्जेक्ट से, आप किसी और रिजल्ट को चेस करने लग गए हो, आप कंपटीशन में किसी और चीज को चेस करने लग गए हो, तो आप अपने ही हुनर और अपने ही कैपेबिलिटी से विमुख हो गए हो, ठीक है, क्योंकि वो प्रेशर जनरेट हो रहा है आसपास में, ठीक है, उसका अपना थ्रिल है, उसका अपना चीज है, लेकिन एट द सेम टाइम ये साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, यूनिकनेस जा रही है, यूनिकनेस जा रही है, ठीक है, और टीचर आपकी यूनिकनेस समझ रहा है, जैसे आप इंस्टीट्यूशन में आप हर स्टूडेंट की यूनिकनेस बता दोगे, लेकिन आप बाध्य हो कि उस यूनिकनेस को बता के उसको काम नहीं कर पाओगे उस पे, ना पैटर्न आपको फिर कुछ और पैटर्न वही करना, जो सिस्टम ड्रिवन होगा, यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पास जहां अच्छे टीचर्स हैं, अच्छा समूह है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो शायद एसओपी ड्रिवन हो गए हैं, ऐसा है, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया है, और मैं क्योंकि अब भारतीय पूरा इतिहास से तो आने वाला हूं चले जाऊंगा, तो ये मैं मानता हूं कि ये पूरी एक डिजाइन है, डिजाइन, ओके फाइन। तो ये जब आईआईटी आपका खत्म हुआ, तो मैं अपने ऑडियंस के लिए थोड़ा सा जरूर उनको बताना चाहूंगा, मैं तो जानता ही हूँ, पर आपसे सुन लेंगे तो और बेहतर है। आपकी ब्रांच क्या थी आईआईटी में? हाँ, तो मेरी ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग थी। केमिकल इंजीनियरिंग, वो भी इन्फ्लुएंस थी, मेरे फादर भी केमिकल इंजीनियर थे। अच्छा, फैमिली में बहुत सारे केमिकल इंजीनियर थे। अच्छा, तो वो एक लेगेसी थी। हाँ, सबने मना किया कि अब हम लोग ने पढ़ लिया, तुम मत पढ़ो। अच्छा, ऐसा भी हुआ? हाँ, लेकिन अगेन यू थॉट व्हाट यू हैव टू डू। हाँ, आई थिंक बेस्ट ऑप्शन मुझे वही दिख रहा था। उन दिनों कंप्यूटर साइंस में अनफॉर्चुनेटली सीट्स बहुत कम होती, 9 सीट्स ऐसी, 11 ऐसी सीट्स होती थी। तो लगभग वो और कोई ब्रांच फिर हो गया था, तो आपने लेगेसी को कैरी कर लिया। तो फिर मैंने ये कर लिया। Oh, that's great. अच्छा, उन दिनों ब्रांच इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं थी, ये भी मुझे याद है। ठीक है, कुछ भी पढ़ लो आप, तो बस आईआईटी से पढ़ो, पढ़ के निकल आओ और इंजीनियर बनो, that's right। तो ये तो आईआईटी की कहानी हुई, पर हम थोड़ा और आगे चले तो जो एक ड्रीम रन होता है, सभी का है, आज भी है, अच्छा, उसमें कोई चेंज भी नहीं है। आईआईटी के बाद अगर कोई लैंड कर रहा है कहीं, तो वो आईआईएम में कर रहा है। तो ये आईआईएम लखनऊ की कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे पहुंचे, क्या सोच लिया था संदीप कि बिल्कुल अब फिर से, जब ट्रिक तो आई गई थी, और वो ट्रिक शायद बनी भी रही होगी तब तक कि कैसे करना है, तो ये कैट के कीड़े ने कब काटा, और कीड़े के काटने के बाद फिर उस कीड़े को कन्फ्रंट कैसे किया, और फिर उससे दोस्ती कैसे की? तो शुरू में तो नहीं काटा, शुरू में तो मैंने देखा कि हमारे काफी दोस्त बाहर चले गए एमएस करने, वो मुझे जाना नहीं था। हाँ, एक एंगल ये भी होता है, एक एंगल कैट हो या फिर आप बाहर चले जाओ, या फिर आईएएस की तैयारी करो, यूपीएससी निकालो, यूपीएससी तरह, ये 3 थे। और बहुत कम वर्ग होता है जो चाहता है कि मैं अपनी कोर ब्रांच में काम करूं, इंडस्ट्री में काम करूं, तो मैं उस कम वर्ग में से था। अच्छा, तो मतलब ऊपर के चारों चेक बॉक्स हटा के नया था, ये वाला था। तो वो मैं इंडियन ऑयल में चला गया काम करने के लिए। अच्छा, और इंडियन ऑयल में जाने के बाद करीब 1 साल में मुझे ये समझ आया कि टेक्नोलॉजी तो लगभग ऑटोमेट हो रही है, पूरा काम आपका मैनेजमेंट है, सिर्फ मैनेजमेंट है, और टेक्नोलॉजी का ABCD भी नीचे स्तर पे नहीं है, और लगभग परचेज कर लिया, बॉक्सेस परचेज हो जा रहे हैं, है ना, और इंक्लूडिंग बड़ी बड़ी रिफाइनरीज भी बॉक्सेस हैं। अच्छा। तो उसके अंदर आप इंजीनियर्स केवल मॉनिटर करते हैं, उनको पता नहीं, उनको ऑलरेडी पैरामीटर्स मिले रहते हैं, तो वहां तक ऑटोमेशन पहुंच गया था। नहीं संदीप, रोकते हैं, बिकॉज हमारी जो यंग ऑडियंस है, उसके लिए मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो संदीप, आईआईटी खत्म कर लेना और उसके बाद फिर एक पब्लिक सेक्टर यूनिट में नौकरी मिलना, और वो पहला दिन वहां नौकरी करने जाना, वो भी मुझे एहसास चाहिए कि कैसा था, कैसे पहुंचे थे, क्या फील हुआ था जब पहले दिन वहां नौकरी करने पहुंचे। प्रैक्टिकल बताता हूँ।
पहली चीज तो ये है कि सैलरी बहुत अच्छी थी। एंड होल्ड ऑन ऑडियंस, हाँ। मुझे पता है संदीप को थोड़ा सा कुरेदना पड़ता है, हाँ। तब निकलता है, ठीक। तो मैं करता रहूंगा, आपको बेयर करना पड़ेगा ठीक। जी। तो पहला चीज तो ये कि सैलरी बहुत अच्छी थी। हाँ। तो बहुत अच्छी का मतलब है करीब 6,000 रुपये महीना थी। 1996 की बात हो रही है 96। है ना। उस समय मेरे ख्याल से इन्फोसिस 4,000 4,500 रुपये देती थी। तो आप समझो कि सैलरी एकदम लाविश सैलरी थी 6,000 इन इंडिया, इन इंडिया, एंड दैट टू फ्रॉम अ पीएसयू। पीएसयू। और उसको फिर उन्होंने और भी कन्विंस किया था आईआईटी में आके कि अल्टीमेटली यू विल एंड अप गेटिंग 12 to 13,000। अच्छा। उसमें टीए डीए आप सब मिला के ट्रैवल अलाउंसेस, मार्केटिंग अच्छी हुई थी, इतना रुपए मिलेगा। मतलब कंपनी ने मार्केट भी किया हाँ, था। हाँ। ये एक अनफॉर्चुनेट पक्ष है कि हमारे यहाँ एयरफोर्स भी आए थे उस समय, ये सब इन एंड दे कुड नॉट कन्विंस पीपल ऑन द सैलरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है। इंडियन ऑयल वाज द ओनली कंपनी विच कुड कन्विंस पीपल कि सैलरी हम अच्छी देंगे। तो बाकी पीएसयूज पीछे रह गए, ये इंडियन ऑयल ले गया। वेयर हैज अच्छा एक चीज है, किसी ने भी ना स्टूडेंट्स पूछते हैं ना कोई पूछता है कि सीखेंगे क्या। काम क्या दोगे। वो नहीं उससे मतलब नहीं है। ठीक। फॉर्च्यून 500 में इंडिया में उस समय टॉप पे थी इंडियन ऑयल। मतलब वो टॉप बहुत बड़ी कंपनी थी। तो ये उसके बाद सारे पैरामीटर्स बंद हैं, अब सैलरी पे बात बची। सैलरी डे कन्विंस्ड कि बहुत अच्छी आएगी, विच दे केप्ट, है ना। उन्होंने रखा भी बहुत अच्छे से, एंड टॉप क्लास ट्रेनिंग सब कुछ अच्छे से किया। बट एट द सेम टाइम उनकी ट्रेनिंग वाज आफ्टर द आईटी ट्रेनिंग स्पेसिफिक टू पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया कि तुम मार्केटिंग डिवीजन में जाओ, रिफाइनिंग में मत जाओ। अच्छा। अधिकतर लोगों को उन्होंने मार्केटिंग डिवीजन में भेजा, बट मार्केटिंग इज स्टिल एन ऑपरेशन, लंबा ऑपरेशन होता है। तो वहां जाने के बाद पहला दिन करीब 3 महीने तो उन्होंने 5 स्टार होटल में रखा। अच्छा। ट्रेनिंग दे रहे थे बच्चों को। अच्छा, ये बहुत क्रिटिकल चीज होती है। पहले 1-2 महीने में एट्रिशंस बहुत होते हैं। दोस्त लोग आपस में बात करेंगे। बैंगलोर वाला बोलेगा पैम्पर करके रखते हैं। बैंगलोर वाला बोलेगा यहाँ बहुत अच्छा है, ठीक है। वो कहेगा मैं यूएस जा रहा हूँ, अभी आया हूँ। तो आपको तो संभाल के रखना है जितना समय जो इनका एट्रिशन हो जाए, फिर ये टिक जाएंगे। तो 3 महीने तो उन्होंने ट्रेनिंग दिया, अच्छे से संभाल के रखा। और उस ट्रेनिंग के बाद उन्होंने फील्ड में भेजा। फिर फील्ड में वहां से चालू होती है दर्दनाक कहानियां। तो तब एक समय आता है कि टेक्नोलॉजी आई नहीं है, लेबर यूनियंस बहुत हावी हैं, तो इनसे डील करना तो हमें बताया नहीं गया। और क्राइम भी बहुत, आप नॉर्थ में रहते हो तो क्राइम भी बहुत है। तो ये सब ट्रेनिंग हमारी हुई नहीं है। तो 1 से 2 महीने उन्होंने ऐसे लोगों के अंडर में हमें रखा जिनसे हम सीख रहे थे कि हैंडल कैसे करना है सिचुएशंस को। मतलब ग्राउंड पे आपको ट्रेनिंग दी जा रही है विद रियल लाइफ एग्जांपल्स भी नहीं, इंस्टेंसेस जो हो रहे हैं सामने। मतलब आप ये समझो अलग अलग जगह, मैं जलंधर में था, सुची पिंड में माहौल था उस समय खराब था। ठीक है। और जल्दी लोग गुस्सा हो जाते थे। तो अब वो वर्कफोर्स है, गैस सिलेंडर ऑटोमेटेड नहीं है, भरना है, और आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। बट देन यू रियलाइज कि एक छोटा सा सरदार जी थे, वो बॉस थे वहां के। वो आते हैं जैसे राउंड पे सब काम पे लग जाते हैं। और आप यू आर इन चार्ज ऑफ दैट ऑपरेशन, आपके कहने पे कुछ नहीं, और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। मैं तो आईआईटी का पास आउट हूँ, फिर भी नहीं समझ पा रहा हूँ। उन्होंने जब वो डेमो उन्होंने दे दिया, फिर रूम में बुला के धीरे से बोला कि पेन इज ऑलवेज माइटियर देन स्वॉर्ड। ठीक है। तो ये मेरे कलम से डरते हैं सारे, इसलिए सब तो ऐसी छोटी छोटी चीजें उन्होंने सिखाई। तो वो इनिशियल ट्रेनिंग हुई, वो अच्छा हो रहा था, सीखने मिला। तो हाउ मच टाइम यू स्पेंट इन इंडियन ऑयल? तो मैं टोटल अराउंड 18 मंथ्स रहा। 1 साल के बाद आई डिसाइडेड कि तो वो कैट की शुरुआत कैसे हुई, मतलब वहां कैसे लगा, जो आप कह रहे थे कि मैनेजमेंट साइड मोर थोड़ा इंक्लाइंड। अगेन ये दुनिया देख ली। ठीक है। लेकिन वो रास्ते जाना नहीं था। क्योंकि व्हेन आई वाज लिविंग, मुझे आईएम्स के लिए जा रहा था, तो मुझे बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स ने बुलाया, हर कि समझाया कि ये मत करो, तुम वहां चले जाओगे क्या कमा लोगे। ठीक है, यहाँ कंटिन्यू करो।
ठीक है, तो यहाँ बट रोमांस तो था ही, एक बड़ी नई दुनिया का, बड़ी दुनिया का, तो आई सेड कि नहीं मुझे पढ़ने जाना है, हाँ, बट टिल द एंड दे केप्ट ऑन ट्राइंग कि ये ज्यादा अच्छा है कैरियर। तो सो गिवन दैट वो एक साल में एट्रिशन आ गया कि देयर इज नथिंग टू लर्न हियर, ओके, ना मैकेनिकल जॉब्स हैं, चलते जाएंगे, छोटी मोटी टेक्नोलॉजी है, हाँ रहेगा, वो सब वो सीख चुके हैं। तो कैट की तैयारी जब शुरू करी तो उसका पैटर्न तैयारी का कुछ डिफरेंट मिला, पद्धति डिफरेंट थी या वही थी जो शुरू से आप समझ चुके थे? लगभग वही थी। देखिए पद्धति में क्या होता है, आपको जैसे बेल कर्व समझना पड़ता है, ठीक है। अच्छा ये चीज सिर्फ एग्जाम की नहीं है, ये पूरे सोसाइटी की है, कॉन्स्टिट्यूशन की है। मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ आपको, सिंस वी आर ऑन दैट। जैसे आप समझिए सोशल नॉर्म्स, ओके, एक उस व्यक्ति पे लागू नहीं हो सकते जिसके पास ना खाने को है ना पहनने को है, सही है, राइट। उस पे कानून भी क्या लागू कर लोगे, कौन सी जेल में पटक दोगे, ठीक है। वैसे ही जो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट रिच है, उन पे सोशल नॉर्म्स नहीं लागू होते, हाँ। उनकी लाइफ भी अलग होती है, ठीक है। तो क्या होता है, आपके जितने कानून का ढांचा है, जितने पॉलिसी मेकिंग है, ठीक है, वो एक सिक्स सिग्मा में अलग करके कोशिश करते हैं एक सिग्मा के अनुसार बना दें, ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं दोनों तरफ, ठीक बात है। ये एग्जाम पैटर्न्स होते हैं कि ये अधिकतर बनते हैं कि बीच वाले क्लियर हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ऑल यू नीड टू रियलाइज कि बीच वाला सेक्शन क्या है, सिक्स सिग्मा वाला ना, और उसके दोनों साइड के जो आर्म्स हैं उसमें कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। एक तरफ इतने डम क्वेश्चन आएंगे नीचे वालों के लिए, वेयर इंटेलिजेंट आदमी वहां गलती कर सकता है, थिंकिंग दे आर इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, सेकंड थॉट दे देगा उस पे वो, हाँ, वन से उसको कंप्लीट करेगा। तो यू जस्ट नीड टू बी अवेयर कि ये एक्चुअली डम क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये मत सोचना कि मैथ्स का फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन दे दिया आपको, और दूसरी तरफ आएंगे बहुत ही टफ क्वेश्चंस, एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो जितना आप उस सिग्मा को कवर कर लोगे उतना आपका रैंक आ जाएगा। What a strategy, संदीप। तो आप किसी भी जगह, चाहे लाइफ हो, चाहे कानून हो, चाहे रोड पे आपको लड़ना हो, राजनीतिक लड़ाई हो, यू हैव टू रियलाइज फ्रेमवर्क्स आर मेड, they cannot be made for everyone. Yes. So you just need to first cover first sigma, and outside you just need to handle. तो मैं वो कैट की तैयारी आपने सिग्मा वाले मॉडल से पूरी कर ली, एंड कहाँ से कॉल आए, क्या हुआ, कैसे लखनऊ तक पहुंच गए? हाँ, 3 कॉल आए थे, बैंगलोर, लखनऊ और इंदौर। अच्छा, बैंगलोर का मैं अटेंड नहीं कर पाया इंटरव्यू, सो दे रीशेड्यूल्ड इट। उसका रीजन था, मैं जिस ड्यूटी पे था इंडियन ऑयल में, सो वो एक्चुअली एसेंशियल ड्यूटी में आती थी, एयरफोर्स विंग में था मैं, तो दैट डे आई कुड नॉट अटेंड। तो फिर मैंने उनको लिखा कि मुझे ये बात है दोबारा, बट दे सेड कि आप आ जाइए, नेक्स्ट डे आ जाइए। और उसके बाद देन फर्स्ट वेटिंग था मेरा, मुझे याद है, वेटिंग लिस्ट 1 उन्होंने असाइन कर दी, तो ये हो गया। लखनऊ में सीधे एडमिशन मिल गया और इंदौर में मिल गया। उसके बाद फिर बैंगलोर का मैंने चेक भी नहीं किया कि हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा, वन क्लियर हुई कि नहीं। तो ऐसा क्यों? लखनऊ ज्वाइन कर लिया था, 28,000 रुपए फीस थी, ठीक है, दे दी, और खुश थे, तो ज्यादा सोचने का नहीं था। यूपी में थे, यूपी में ही चले, यूपी में ही चले। कानपुर से लखनऊ आपको लगा कि चलो इट्स होम ग्राउंड टू प्ले। अच्छा क्या होता है, बैंगलोर देखा भी नहीं था, लखनऊ इंस्टीट्यूट जाके देखा, तो बहुत पसंद आ गया, बस। नहीं, पर आपके जैसे कम ही लोग होंगे संदीप जो कि अपनी वेटिंग भी चेक ना कर रहे हो, और जबकि वो वेटिंग नंबर 1 हो, वो ये भी ना चेक करे कि हुआ कि नहीं हुआ, क्यूरियोसिटी में भी चेक ना करे कि बाय डिफॉल्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, वो भी नहीं देखा। नहीं, आप बात समझिए कि हम उस जमाने के लोग हैं, कि आप देखिए, आप समझिए कि हमने यदि 28,000 रुपए पे कर दिए हैं, बिल्कुल ठीक बात है, मैं समझता हूँ, तो छोड़ नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं। और आप और मैं एक ही जमाने के हैं, तो हमको पता है बात। वो छोड़िए, अगर ट्रेन का मतलब टिकट जनरल का खरीद लिया तो उसमें भर के जाएंगे, उसी में जाएंगे, हम छोड़ नहीं पाएंगे हम, तो वो साइकोलॉजी था। ग्रेट, तो अब हमारी जर्नी आगे बढ़ रही है, IIM लखनऊ आप पहुंच गए, तो जैसा परसीव किया था, सोचा था, और जिस एस्पिरेशन से आप गए थे, मोर और लेस मुझे लगता है वैसा मिला भी होगा, ऐसा था? पढ़ाई तो बहुत अच्छी थी, किताबें भी बहुत अच्छी थी। एक इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में एक फर्क होता है, जो बहुत ग्लेयरिंग फर्क है।
भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई समय से 30 साल पीछे चल रही है, राइट। मैनेजमेंट में आपको वो नहीं है, आप कंटेम्प्रेरी हो। कंटेम्पररी, यस। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो जब हम इंजीनियरिंग से मैनेजमेंट में गए तो आप पढ़ने लगे तो हमारी आंखें खुली, हम बहुत कंटेम्प्रेरी चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी किक मिली आपको? उसकी किक मिली, क्योंकि आप पढ़ते हो जापान के, मतलब आप जेन सिस्टम्स ऑपरेशंस पढ़ रहे हो तो आप वो पढ़ते हो। इंजीनियरिंग में आप वो थ्योरीज पढ़ रहे हो जो 30 साल 40 साल पुरानी है, एंड दे आर नॉट टीचिंग जो कटिंग एज है, right? तो ये मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग पढ़ाई में बहुत बड़ा फर्क है। दैट्स राइट, दैट। सो देखो, स्कूल हो गया, अंडर ग्रेजुएशन हो गया, सॉरी ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, तो अब हम एजुकेशन वाले सेगमेंट से बाहर निकलते हैं, और तब तक शायद फैमिली भी आपकी समझ चुकी होगी कि ये लड़का क्या करने वाला है, तो वो भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस उनकी रह नहीं गई होगी आपके फैसलों में। हाँ, और फैमिली, उस जमाने की फैमिली, पेरेंट्स हम लोग के जमाने के बड़े फ्लक्स से गुजरे हैं, बिकॉज आई थिंक वो जनरेशन पहली रही है जिसने देखा है कि अर्बन पलायन हुआ है। मतलब हम लोग भी पलायन में काउंट होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, कि हम यहाँ से यूएस चले गए तो पलायन है एक तरह से। तो वो जनरेशन ने वो पलायन देखा है, ठीक है, और उसको ऑप्टिमिस्टिकली देखा है। अच्छा, अंदर अंदर वो बुरा मानते रहे कि ये क्या हो रहा है। नहीं, ये हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस ऑप्टिमिस्टिकली? कैसे, मतलब ऑप्टिमिस्टिकली ऐसे कि उसको प्राइड की तरह लिया कि मेरा बेटा या बेटी वहां चली गई, कॉलर ऊंचा रहा, लेकिन यहाँ चोट लगती रही, यहाँ चोट लगती रही कि वो तो आज भी होता है संदीप। हाँ, वो संदीप आज भी है। हाँ, मतलब आज के पेरेंट्स में भी ये है, दे आर प्राउड ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ देयर किड्स, बट कहीं ना कहीं उनको लगता है कि क्या फैमिली इसलिए बनी थी कि ये सब इधर उधर होना है। अब आप उसमें पेन और हो जाता है ना। मैं बात कर रहा हूँ, अब हम बात करें जैसे 2000 की, मैं सीधे 2000 में यूएस चला गया आईएम्स के बाद। महीने में आप एक बार फोन कर पाओगे? नहीं, फिर मैं अभी उसमें आऊंगा, वो रह जाएगी बात, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आईआईएम लखनऊ से आपने ठीक ठाक कर लिया, फैमिली को भी समझ में आ गया कि संदीप क्या करने वाले हैं और वो क्या कर रहे हैं। तो पहला प्लेसमेंट कहीं क्या हुआ आईआईएम लखनऊ से, क्या चले, क्या करा? मैंने मेजर्स किया था मार्केटिंग और फाइनेंस में, नंबर्स भी वैसे ही थे, फाइनेंस में जाना था, प्लेसमेंट के लिए भी वही तैयारी थी। बट 2 दिन पहले प्लेसमेंट से दोस्तों में हमारी बात हुई कि टेक्नोलॉजी जो है वो सब चीज़ को बदल देगी। अच्छा। और उसके 2 दिन बाद कैंपस में नारायण मूर्ति आए और एंड दे एक इनफॉर्मल सा चैट हुआ, और उनका भी बुलिशनेस था कि कहीं मत जाओ, मतलब यू शुड बी इन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स। तो सभी के लिए उनका था कि एवरीथिंग विल चेंज वेयर एवर यू आर गोइंग, so be where you are changing it. And this we are talking somewhere in 2000 2001. I'm talking early 2000, Jan 2000. Yeah, okay, fine. So वो बात मुझे क्लिक कर गई। मतलब Y2K हो चुका था? Y2K जस्ट हुआ था। तो वो बात क्लिक कर गई, एंड सब छोड़ के मैं इन्फोसिस चला गया। हमारे जैसे कई सारे लोग चले गए थे। आज ऐसा लगता है क्या मूर्ति साहब ने उस टाइम मार्केटिंग की थी? नहीं, मार्केटिंग तो नहीं की थी, वो रियलिटी थी। वो सही बोल रहे थे, बट क्या होता है, शायद दूसरा था, to have the good set of students from here. But they don't, वो आज भी भारत नहीं जानता है how to use the talent, तो कंपनीज भी नहीं जानती हैं। तो देख तो पाते हैं, हाँ हाँ, ठीक बात है। तो उन्होंने आपको कहा, आप इन्फ्लुएंस हुए, फिर क्या हुआ? तो इन्फोसिस चले गए, और पक्के होके जाते हैं हम जहां भी जाते हैं कि अब इस सेक्टर को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हर एक महीने में कॉल आता है। वो फाइनेंस में जो दोस्त बैठा है वो बोलेगा कि दिस इज गुड, वो आके चेक करेगा कि मैं छोड़ के, ये एक यंग क्राउड में बड़ा फ्लक्स रहता है, लेकिन मैं उस मामले में स्थिर रहता हूँ, अंगद का पैर कि आज जम गया कि सीख के निकलूंगा। तो वहां चले गए, एंड इनिशियली तो उन्होंने ऑफर किया कि इस क्लाइंट पे काम कर लो। एक यूएस का क्लाइंट दिया उन्होंने, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, और वो मुझे काम भी अच्छा लगा कि फ्रैंकलिन और टेम्पल्टन एक एडवांस डेटा रिपोर्टिंग पे काम कर रहे थे, और उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट था, उसका मर्जर था टेम्पल्टन और फ्रैंकलिन का। तो वो मुझे जितनी समझ होती है उस समय की, इंट्यूटिवली बड़ा अच्छा लगा, और काम किया तो उसका
एक छोटा सा हुआ कि तुरंत यूएस जाना पड़ा हाँ आफ्टर कि उनको जरूरत थी, हाँ। तो यूएस में चला गया। तो आप इन्फोसिस में काम कर रहे थे, हम्म, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन आपको क्लाइंट असाइन हुआ था, हाँ और उसके काम से फिर आप यूएस पहुंच गए। जी, जर्नी इज गोइंग लाइक दिस, हाँ ओके। एंड यू वर इनटू द मर्जर प्रोसेस ऑफ दीज टू हाँ, ऑर्गेनाइजेशंस। देयर डेटा या सिस्टम्स। या तो वो प्रोजेक्ट अच्छा रहा, बट उस प्रोजेक्ट में मुझे उन टेम्पल्टन फ्रैंकलिन के टॉप मैनेजमेंट से अच्छी बातचीत होने लगी। अच्छा, इंसिडेंटली एक मित्र है मेरे, घनिष्ठ हैं, तो उनका नाम भी संदीप, अब वो थे सरदार, ठीक है। तो आपके सारे मित्र सरदार ज्यादा है, मुझे नहीं, वो लगता है। आप समझिए कि हाँ वो संदीप और सरदार, हाँ, और मुझसे कम से कम 15 साल बड़े पहले वो हैं। यूएस आ चुके थे, हाँ हाँ ठीक है। वो सीआईओ बन चुके थे हाँ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के, हाँ। या एक नीचे थे सीआईओ से। एंड ही सेड कि यार तू भी संदीप, मैं भी संदीप, तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में ज्वाइन कर ले। See the logic of हाँ हाँ, asking ठीक है। अब to join Franklin एक मतलब Templeton. इतना एक्लेम्ड आदमी हु इज वेरी वेल नोन इन यूएस, उसने ये लॉजिक ये लेके आया। हाँ। How simple it How is. simple logic. तो बाकी सब तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। Complicated इफ है। आई हैव टू चूज समवन, Yes, yes. बट तो उस समय तो मैं नहीं किया, बिकॉज ये प्रोजेक्ट पूरा करके आई इमीडिएटली गॉट अनदर ऑफर, एंड वो मुझे कॉग्निजेंट से आया, एंड दे वांटेड मी टू वर्क ऑन अमेरिकन एक्सप्रेस, Okay. विच वाज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ छोटा सा ये पकड़ा देंगे, वहां पे मैं जाता हूँ। तो वहां से मैं नॉर्थ अमेरिका चला गया। बट ही संदीप कॉल्ड मी बैक आफ्टर व्हेन आई वाज इन मिनियापोलिस कि भाई बहुत काम है एशिया में, तुम आ जाओ, मतलब आई एम सर्चिंग फॉर लॉट ऑफ रिज्यूमे, सब कुछ ढूंढ रहा हूँ, बट मुझे तुम याद हो। And he was in India at that time. No, he was in US. he is permanent, he was still in, तो वहीं सेटल्ड थे, एंड ही सेड कि तुम आ जाओ, एंड आई नीड अ वेरी क्रिटिकल पर्सन इन एशिया। And आप कॉग्निजेंट में काम कर मैं रहे थे। कॉग्निजेंट में था, अमेरिकन एक्सप्रेस आपका क्लाइंट क्लाइंट था। ठीक बात है। तो वो प्रोजेक्ट भी खत्म हो रहा था, और इन्होंने जिस तरह से मुझे भूमिका समझाई, और हमारा एक पुराना कॉन्टेक्स्ट था, तो मेरा काफ़ी उनसे डिटेल डिस्कशन हुआ। मैंने कहा देखिए कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, यू नीड टू गिव मी अ बिजनेस रोल, और मैं नहीं तो, आप ये बड़े प्रोजेक्ट्स में बिटवीन डिविजन्स बहुत फ्रिक्शंस होते हैं। तो इस सेट कि ठीक है, आपको हेड ऑफ स्ट्रेटेजी बना के ओके, मैं आपको यहाँ प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि जो भी दिक्कत आएगी आप संभाल लेना। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे आ गया फ्रैंकलिन में। तो वहाँ करीब 2.5 साल रहा मैं। ओके। और वाइल आई वॉज इन अमेरिकन एक्सप्रेस, वहाँ से मेरा बेस लगभग सेट होना चालू हो गया था, कि फॉर मेनी रीजंस जिसमें हम बात कर लेंगे, कि मुझे ये छोड़ना है, मतलब ये कॉर्पोरेट छोड़ना है। ओह, एंड दैट वाज जैसा मैं समझ पा रहा हूँ 2004-5 के आसपास की बात है। 4-5 के आसपास था, मतलब 4-5 साल में ही ये एक नया ट्रिगर आ चुका था आपके माइंड में। मतलब सी, आवर ऑडियंस मस्ट अंडरस्टैंड दिस। ये भी एक देखो टिप है कि किस तरीके से आप ड्रीम्स को अचीव करते हुए समटाइम्स उन ड्रीम्स को आप चेज मान के एक टर्न भी लेते हैं। एंड दैट्स द ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ संदीप इन विच वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस। शायद मैं अगर ये कीवर्ड्स में बनाऊं तो ये बड़ा एक ड्रीम रन दिखेगा, और है भी सभी की लाइफ में, आज भी है। आईआईटी, आईआईएम, आईओसी, फ्रैंकलिन, अमेरिकन एक्सप्रेस, कॉग्निजेंट, यूएस। संदीप, मतलब ये 6 साल में ये सब हो गया, और उसके बाद ये दिमाग में कहीं आना शुरू हो गया था जिसमें मैं पहुंचूंगा कि ऐसे कैसे आया। बट आई थिंक दिस इज द टर्निंग पॉइंट फ्रॉम योर कॉर्पोरेट सेक्टर लाइफ। हाँ, सो मल्टीपल रीजंस कि मेरा समटाइम्स आई वुड थिंक वेरी डीपली, फिलोसफिकली भी, आध्यात्मिकली भी। तो ये इसमें आपको मालूम नहीं होगा, अमेजोन का शुरुआत, जेफ बेजोस का शुरुआत, राइट? वो शुरुआत में हिज प्रेमाइस वाज कि द प्लैनेट नीड्स अमेजोन फॉर अ बेटर कार्बन फुटप्रिंट, ठीक? दैट वाज द इनिशियल पिच टू द इन्वेस्टर्स। ये सुन के मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई, क्योंकि थिंग्स हैव टू बी मोर एफिशिएंट। सो ये दैट वाज द इनिशियल थिंग, कि ये प्लैनेट कैन नॉट सस्टेन मोर एनर्जी spending. So there has to be more efficient systems.
वो अमेजोन का स्टार्ट था। गूगल पे भी है, आप देखिएगा। तो वो मैंने काफ़ी ध्यान से समझा उस ज़माने, और क्योंकि उसके पहले की बात है, तो काफ़ी ध्यान से समझा और उसमें काफ़ी सोचा मैंने। एंड एवरी टाइम एन आंसर केम, इंक्लूडिंग, एक शब्द मैं छोड़ दे रहा हूँ ऑडियंस के लिए, कार्डाशेव। कार्डाशेव करके एक रशियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने, मैं बहुत सोचा था कि अगर हम इस तरह से प्रोग्रेस करेंगे तो अर्थ कितना हमें बियर कर पाएगी, अर्थ के रिसोर्सेज कितना बियर कर पाएंगे, और कब आके वो क्रैक करने लगेंगे, और ऐसा ना हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें प्रोग्रेस करके अगले स्टेज पे जाना पड़ेगा। तो गिवन दैट, मैंने कार्डाशेव को भी पढ़ा, काफ़ी लोगों को पढ़ा। वो पढ़ने के बाद आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड कि बिजनेस मॉडल्स के, देखिए अंडरलाइंग चीज़ तो साइंस होती है, राइट। इनके नीचे वो नहीं है, दे हैव नॉट थॉट थ्रू इट। देयर विल बी सम पॉइंट ऑफ टाइम, वो आज होगा, 100 साल बाद होगा, कब होगा, ये क्वेश्चन था माइंड में। बट ये इनको रिसोर्सेज मिलने बंद हो जाएंगे, एनर्जी, पानी, हवा सब खराब हो जाएगी, लेकिन ये होगा जरूर। तो जैसे मौत, मृत्यु निश्चित है, ये निश्चित मेरे माइंड में हो चुका था 2005-6 में। 2005-6 में। मतलब आप मानो कि यू मस्ट हैव टच्ड 30s। हाँ, 30s था, 30 से पहले की बात है, मतलब 30 साल की उम्र हाँ। से पहले तो ये रियलाइजेशन हो गया था, ये सब देखने के बाद। इसके पीछे केमिकल इंजीनियरिंग भी थी। एक लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उसके अनुसार, आप, बहुत सरल में बता दे रहा हूँ, उसके अनुसार आप जितनी एनर्जी लगा रहे हो उससे कम ही बाहर आएगी। ये यूनिवर्स का लॉ है, ठीक। तो आप कुछ भी सोल्यूशन लाओ, कुछ भी लाओ ना, इफ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम नेचर, आपकी एफिशिएंसी बहुत कम होने वाली है। अब वो डिस्ट्रॉय कहीं और कर रहे हो, यहाँ नहीं दिख रहा, वो बात दूसरी है, बट विद इन द प्लैनेट है। नेट बैलेंस में आप कम निकालोगे। हाँ, कुछ भी स्कीम लाओगे। तो मैं आपकी आपकी बात को थोड़ा आसानी से लोग, अपनी ऑडियंस को बताता हूं। जरूरी नहीं है कि कम वहीं से निकलेगा जहां आपने लगाया है। आप लगाएं कहीं पर भी, हो सकता है वहां से आपको ज्यादा निकलता हुआ दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं उसने कुछ पूरे सीन में नेट माइनस किया है। यानी आपने कहीं से लिया है और कहीं निकाला है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर टॉकिंग। और वो प्लैनेट पे दिखेगा, दिखेगा। वो आप ये मत सोचो कि आपने सोलर पैनल लगाए और वो देश में उखड़े हैं, वो देश का एक्सकवेशन हुआ है, राइट, लेकिन उसके 10 साल बाद आपका मौसम खराब हो जाएगा, कुछ तो होगा। हाँ, आपका मानसून बिगड़ जाएगा, और विजिबल होगा, विजिबल होगा। और ये आपको रियलाइजेशन होना शुरू हो गया। हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स था, फिर ये सब रियलाइजेशन होना चालू हो गया। तो हम कंटिन्यू करते हैं कि हाँ, मतलब वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से वापसी की शुरुआत ये सब सोच के हुई, तो फाइनल डिसीजन कैसे आया? हाँ, तो एक कदम तो साइंस हो गया, दूसरा कदम मैंने इकोनॉमिक्स की तरफ से देखा। कि मैंने एक कोर्स किया था, एक नोबेल लॉरिएट है उनके अंडर में, स्टील गेट्स के अंडर में, वो रिमोट कोर्स था, तो इट वाज अबाउट वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। एंड उसी में क्वेश्चंस आए इकोनॉमिक्स को लेके, कुछ बेसिक सवाल थे स्टूडेंट्स के कि इज इकोनॉमिक्स रेलेवेंट इन टुडेज डेट, क्योंकि बहुत सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की इक्वेशंस काम नहीं कर रही हैं। छोटी सी चीज़ आपको बताएं कि मनी जो है, अकॉर्डिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक इक्वेशंस जिसपे सेंट्रल बैंक्स बने हुए हैं, मनी हैज़ टू बी एक्सपैंडेड इन अकॉर्डेंस विद इन्फ्लेशन। करेक्ट। ठीक। लेकिन जब आपने उसको फ्री छोड़ दिया एंड समवन हैज द पावर टू एक्सपैंड द मनी, तो एक्सपैंड कर दे रहा है फॉर वॉट एवर रीजन, वो अपनी सत्ता के लिए, वो अपने आज के यूज के लिए, या वो छाप दे रहा है पैसा। तो जब एक बहुत बेसिक इक्वेशन जिसपे मैक्रो इकोनॉमिक्स टिकी है वो टूट गई, कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी इक्वेशन ये थी कि जितना ग्रोथ होगी उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। करेक्ट। या केनीजियन मॉडल ऑफ ग्रोथ जो हम सुनते आए, पढ़ते आए। लेकिन ग्रोथ टेक्नोलॉजी के कारण ह्यूमन रिसोर्स उसमें से गायब होने लगा। हाँ, तो इंक्लूसिव नहीं हो रही, या बोलिए वो ग्रोथ हैज नो लिंकेज, या वो लिंकेज जो एम्प्लॉयमेंट के साथ इक्वेशंस में था, वो खत्म हो गया। उसमें एक नेचुरल रिसोर्स भी एक पार्ट था, वो हटता गया। यानी कि टेक्नोलॉजी साइड हैवी हो गया और एक का पैरामीटर नीचे चला गया। हाँ, तो क्या हो रहा है अब, अंत में तो सब ह्यूमंस के लिए बनी है ना, सही है, सारा इकोनॉमिक्स भी और सोशल साइंसेस भी, लेकिन ह्यूमंस ही गायब हो रहे हैं उससे।
तो ये दो चीज मुझे बड़ी सोच में थी ना, उम्र छोटी थी, सोच में चल रहा था कि ये सस्टेनेबल नहीं है ये सारी पर चीज। संदीप मैं ना हाँ। यहाँ रोकूंगा यार, मतलब दिस इज समथिंग साउंडिंग इंटरेस्टिंग टू मी। 29-30 साल का व्यक्ति इतना पैसा कमा रहा हो, बढ़िया क्वालिफिकेशन कर चुका हो, वर्ल्ड की टॉप नॉच कंपनीज में काम कर रहा हो, क्यों ये सब दिमाग में आ रहा था उस टाइम? मतलब ऐसा क्या था? मुझे लगता है कि यू आर एट द टॉप ऑफ योर लाइफ। देखिए, आप शक्कर ज्यादा खा लेते हैं तो फिर और नहीं खा सकते, राइट? तो मैं जो उस लाइफ में आप क्या संदीप ये व्हाट नेक्स्ट की क्राइसिस तो नहीं आने लगी थी? हम्म, शायद इस वजह से यू टर्न लिया था कि व्हाट नेक्स्ट में आगे कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि टॉप तक तो पहुंच ही चुके थे, सिर्फ प्रमोशंस ही बाकी थे। नहीं नहीं, टॉप, देखिए टॉप का टॉप यदि उसको बोलते हैं हिंदी में, बेस्ट टर्म है हवस, हाँ है ना? अगर हाँ, वो है तो फिर कोई तो एंड नहीं फिर है। आपका एंड नहीं है। 10 पर मिलियन वो है, इस एज में तो होती है ना। नहीं तो 10 मिलियन है तो 100 मिलियन है हाँ तो 1 बिलियन है तो हाँ कितना भी है, हाँ राइट? वो चलता रहेगा। हाँ एक कार है, बड़ी कार है, छोटी कार है, हाँ तो वो तो लगी रहेगी, हाँ। है ना? तो इसलिए व्हाट नेक्स्ट तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो ना। मैंने जो बोला ना कि मुझे एक बॉडी ने जो कहा था पेन इज माय डेस्टिनी, मुझे वो क्लियर था कि ये सब कुछ एक टेम्परेरी फेज है ना, और ये फेज में आपको कुछ मीनिंग ढूंढना है लाइफ का। तो वो चीज बचपन से क्लियर थी। और मेरा मानना है, अगर थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर रहा हूं, अगर हमारी शिक्षा में 6वीं क्लास से फिलॉसफी और आध्यात्म जोड़ा जाए, ठीक, तो ये हर बच्चे को क्लियर रहेगी। ये करिकुलम का पार्ट नहीं बनाते इसको, लेकिन ये होना चाहिए, होना चाहिए। ना? तो सो अब मुझे पढ़ के नहीं आया, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस से आ गया। तो वो एक बिल्कुल क्लियर था कि अ, जो यक्ष प्रश्न है यदि कि लाइफ अनलिमिटेड नहीं होती है, वो क्लियर था। और वो अनलिमिटेड में आपने जो पैसा कर सकता है उसमें जितना चाहते हो वो कर लिया। आप वही शौक होते हैं, बड़ी कारें चला ली, आप वेगास जाके खेल लिए, आपने बहुत दुनिया देख ली, एयर फ्लाइट में बिजनेस क्लास, तो जो उस समय बिजनेस क्लास होता है, चल लिया, बहुत चल लिया, रात दिन चल लिया। आपका आपको समझ आ रहा है इसके आगे क्या, वही व्हाट नेक्स्ट, कुछ नहीं, है ना? आप पैसे से करोगे क्या? एंड मनी विल लूज वैल्यू, ये भी आपको समझ आ रहा है, ठीक है? मनी लगातार वैल्यू लूज कर रहा है, ये भी आपको समझ आ रहा है। इसका मैं एग्जांपल दूं, क्योंकि हम फाइनेंशियल इंडस्ट्री में थे, हम प्रिंटेड मनी देख रहे थे कि मनी प्रिंट हो के आ रहा है और वो वैल्यू लूज कर रहा है। तो ये यूएस में तब से ही चला आ रहा है, तब से ही चला आ रहा है, वो आज भी जारी है। आज भी जारी है। मतलब कोई भी क्राइसिस होती है वो नोट प्रिंट पे चले जाते हैं, उनको हमारे इजीएस्ट वे अभी लगता है। सारे देश वही करते हैं अब, देश। तो वो आपको दिख रहा है। तो अब आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि आपने, देखिए प्रैक्टिकली सोचिए, आपने 10 मिलियन कमा के रख भी लिए रिटायरमेंट पे, आप 2 साल बाद उसको कम पाओगे, ऑफ कोर्स, ठीक है? मैं देख रहा हूँ अच्छे अच्छे पद से लोग रिटायर होते हैं, कोई आईएएस होता है, ये मैं सबसे टॉप पद की बात कर लेता हूँ, जो सोसाइटी में वही है, हमारी सोसाइटी ना, वो रिटायर होता है, वो पहले साल से अपने आप को पाता है कि अब मैं वो लेवल नहीं जी पाऊंगा, ठीक है? दूसरे तीसरे साल आते आते वो एकदम एडजस्ट कर हो चुका था। उसका रीजन है, जब मनी प्रिंट वहां पे हो रहा है, तो आपका इन्फ्लेशन जो है आपने सोचा नहीं था उससे ज्यादा आ रहा है, ठीक? तो ये तो प्रत्यक्ष इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है? दूसरा, आपके ऊपर अप्रत्यक्ष इन्फ्लेशन आने वाला है। जो मारुति 800 चलाते थे, अब आप बड़ी कार चलाओगे, तो आप पहले सोचे थे मैं 1 लाख की कार में घूम लूंगा, लेकिन वो कार ही गायब हो गई है। अब आपको 5 लाख लेके आने हैं, राइट? आपकी इनकम पेंशन सब 1 लाख के हिसाब से सेट है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इन्फ्लेशन जो मनी प्रिंट कर रहा है और जो टेक्नोलॉजी बढ़ाया जा रहा है, ये दोनों मिलके आपको खा जाएंगे। होल्ड ऑन संदीप, मुझे लगता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का इतना बढ़िया लेसन इतनी आसान भाषा में अगर आप कहीं सर्च करोगे तो मिलेगा नहीं, जो अभी आपको मिला है। कितनी सिंपल बात है कि जो आपका कॉर्पस, आपका एक्सपेंडिचर, बट बाय कंट्रोल बाय समवन एल्स, एंड वी टॉक अबाउट इन्फ्लेशन विच इज पब्लिश्ड
but there is an invisible inflation which is not published but which is made, and you have to accept that. तो मुझे लगता है कि पैसे की वैल्यू को जिस तरीके से संदीप ने इन्फ्लेशन के जोड़ के हमको समझाया है, तो लोगों के सबके विचार इसमें बदल जाने चाहिए, सभी को इस बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, जानवर जैसे लाइट से चौंधिया जाते हैं, वो इंसान पैसे से चौंधिया गया है। ये है, और उसको समझ में नहीं आता किधर जाना है। अच्छा, जो आप बोल रहे हो ना, मैं इमेजिन कर रहा हूँ तो मैं समझ पा रहा हूँ इस बात को। क्योंकि क्या है, उसको समझ आता है हर चीज के लिए पैसा देना है, एडमिशन है, हर चीज के लिए देना है, तो वो एक्चुअली घबरा गया है पैसे से, और जो प्रिंट कर रहा है उसकी कीमत बढ़ाता जा रहा है। वो उसका बिजनेस मॉडल है, वो तो उसके हिसाब से चलेगा। हाँ, खैर संदीप, तो वो जब फ्रैंकलिन से वापसी आने की बात हम कर रहे थे यूएस से, तो कैसे आए वापस और क्या बोल के आए, और कंपनी का रिएक्शन क्या था? तो ये माइंड में मेरे चल रहा था, लगातार ये चल रहा था कि कुछ तो ठीक नहीं है। उसमें मैंने काम किया, मैं बीच बीच में जितनी समय मिलता था मैं भारत घूमना चालू किया। अच्छा। जंगलों में जाना चालू किया इधर। तो अब एक चीज नई नजर आने लगी थोड़े समय में, मैं जो सोच के आ रहा हूं यहाँ पे वो भी नहीं बचा है। ठीक है, जैसे आदिवासी लड़का गांव छोड़ के जाता है कि मैं शहर में कमा के लौट के आऊंगा, और गांव उसको अच्छा मिलेगा, पेड़ मिलेंगे जो थे छोड़ के गया। आप लौट के आए तो पता चला गांव तो रेगिस्तान बन गया है, ठीक, पीछे कुछ नहीं बचा है। तो जब मैं घूमने लगा जगह जगह, जिन रिश्तेदार थे गांव में जिनको मैं जानता था बचपन से, सब जगह जा जाके देखने लगा। कुछ रिश्तेदार थे जो अच्छे परिवार थे, उनके यहाँ जा जाके देखने लगा, तो मुझे समझ आया यहाँ कुछ नहीं बचा। 2 बुजुर्ग अकेले रह गए एक बड़े से घर में, ठीक है। नदी है 12 महीने चलती थी, अब वो 2 महीने 3 महीने चल रही है, पेड़ पूरे गायब हो गए। तो ये चीज़ समझ में आई कि अब मैं खराबी यहाँ होती जा रही है, यहाँ कुछ बच नहीं रहा है। और फिर उसको टाई अप करना माइंड में चालू किया मैंने कि ये हो क्यों रहा है। तो फिर वो बात फिजिक्स वाली समझ आई कि जितना पैसा जो बन रहा है और जितने लोगों को फ्लाइट्स जितना घुमा रहा है, जितनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है लोगों की, गति बढ़ा रहा है लोगों की, है ना, वो गति की कीमत प्रकृति चुका रही है। आपको हर चीज के लिए, हर कंजम्पशन के लिए नदी से पानी चाहिए आपको। मतलब ये गति बढ़ रही है तो खाना बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ रहा है, आपको हर चीज़ के लिए पानी चाहिए, ठीक है। पानी चाहिए, पेड़ काटने हैं, माइनिंग चाहिए, मेटल्स चाहिए, लगातार चाहिए, ठीक है, और एनर्जी चाहिए। तो गति बढ़ती जा रही है और गति की कीमत पीछे नेचर चुका रहा है। तो ये चीज़ समझ आने लगी। तो वो जब दिखा तो देन आई मेड अप माई माइंड कि पैसा मैं कितना भी कमा लूंगा, ये काम में नहीं आएगा। 2 साल आप जैसे भाग रहे हो, भागना छोड़ दोगे, 2 साल बाद वो काम करना बंद कर देगा ना, तो ये काम में नहीं आएगा। मैं इसको आसान भाषा में बोलता हूँ संदीप, हमारी ऑडियंस भी समझेगी। आप कहना ये चाह रहे हो कि जो पैसा आप कमा रहे हो उसका कंट्रोल कहीं और है। तो जो पैसा आप गिन रहे हो कि मेरे पास 100 रुपया है, पर वो 100 रुपया है कि नहीं ये डिसाइड कोई और कर रहा है। तो आप इकट्ठा तो करते जा रहे हो, पर पता लग रहा है कि उसकी वो वैल्यू है ही नहीं जो आप काउंट कर रहे हो, और वो वैल्यू कोई और डिसाइड कर रहा है। इसको ऐसे रख लें, 100 रुपए लेके आप रिटायर हुए। बहुत लोग सोचते हैं मेरे पास 10 मिलियन हो जाए, 5 मिलियन हो जाए, 1 मिलियन फायर नंबर आ जाए, रिटायर हो जाऊंगा। उस पर आप 20% का पर एनम का आप लगा दो, डेप्रिसिएशन लगा दो, डेप्रिसिएशन इन्फ्लेशन कर दो उसको, बात एक ही है। और फिर अपने खर्चे आप जोड़ोगे कि मैं 2 साल बाद वो 100 था 50 हो गया, 50 हो गया, ये वहां से आप कहोगे इसको रोकना है, ये 50 बना रहे ये अंत तक, या मुझे वापस रन में आना पड़ेगा। और वो आपके हाथ में है नहीं, वो आपके हाथ में नहीं है। और नेट बैलेंस जो है वो 0 हो रहा है। हाँ, मतलब नेट बैलेंस कहीं ना कहीं से निकल रहा है। तो इसको हिंदी में एक शब्द बोला गया है, माया मिली ना राम। ठीक है, तो ये काम पूरा करने के बाद अंत में ये होता है, अंत में ये होता है। तो संदीप, वो जब कंपनी को बताया कि भाई मैं तो जा रहा हूँ इंडिया, तो उनके लिए शॉकर ही होगा, बिकॉज आपके जैसे विरले ही लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं।
तो दो चीज थी, उन्होंने कहा दूसरा कोई व्यक्ति ढूंढ लो जो ये संभाल ले, तब आप चले जाना। हाँ तो वो ढूंढने में समय लगा। हाँ। वो भी मैं किसी को, मेरे ही दोस्त था, उसको काफी समझा के लाया कि ये जॉब करना है। नहीं संदीप, ये तो मैं समझता हूँ, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम कर रहे होते हैं और आप छोड़ने की बात करते हैं, तो ये प्रमोटर्स का एक बहुत बड़ा टेस्टेड फॉर्मूला है। वो सबसे पहले यही कहते हैं कि फिर अपना एक रेप्लिका दे दो। हाँ, अच्छा, ये वहां फंसते हो। ये चीज हर जगह है। हाँ, ये हर जगह आप फॉर्च्यून 500 पकड़ लो या एक दो लोगों की दुकान पकड़ लो, हर जगह यही फॉर्मूला है, अपने जैसा ला दो। अपने जैसा ला दो। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो चैलेंज आपने जैसे तैसे मैनेज किया। हाँ, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी थी, तो ज्यादा मेरे पास चॉइस बहुत थी। मतलब जब मैंने बोला लोगों से कि मैं खाली कर रहा हूँ, ये पोस्ट खाली है, मुझे को चुनना है, आप मुझे सेलेक्ट करके आगे देना है, फिर वो लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो बहुत सारे आ गए थे। एंड देन आई हैड टू बहुत सारे लोगों का रिएक्शन क्या था संदीप? उनको बताया था मैं वापस जा रहा हूँ इंडिया? नहीं, मैं तो इंडिया में आ ही चुका था, मैं एशिया आ चुका था। एशिया आ चुका था। हाँ। तो मैं इंडिया काफी रह रहा था। तो उनका रिएक्शन क्या था जब आपने उनको ये बताया कि मैं तो जा रहा हूँ? उन्होंने सोचा होगा आप कहीं और जा रहे हैं? नहीं, बता दिया था मैंने। तो उनका रिएक्शन क्या था? मैं वो जानना चाहता हूँ, बिकॉज वो तो कॉर्पोरेट के बिल्कुल वो उसके बाद की कहानी और मजेदार है। हाँ। लेकिन उस समय मैंने ये, अच्छा, इंसिडेंटली क्या हुआ, एक चीज और हुई थी। छोड़ने का मैंने मन बना लिया था, और उसी समय मेरा एक बड़ा खराब सा कार का एक्सीडेंट हुआ। ये मैं घूम रहा था, यहीं पे हुआ, होशंगाबाद में रोड पे। तो जो मैं पूरा जंगल जमीन घूम रहा था, उसमें हो गया। तो वो एक्सीडेंट हुआ, तो मेरा मन उसमें, मैं बच गया। थोड़ी देर के लिए, 2-4 पल के लिए बेहोशी है, मतलब कोमा टाइप का आया, हो सकता है लंबा आया, लेकिन मुझे लगा था आई विल बी डेड, मैं बचूंगा नहीं। वो भगवान से प्रार्थना की थी एक कि मतलब मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, और जो बचे हुए हैं उनका ध्यान रख लेना। अब हुआ ये कि बच गया, होश आया तो वापस ठीक था, मतलब 6 महीने इलाज चला, लेकिन पेन इज माय डेस्टिनी अगेन। तो उसके बाद मेरा मन पक्का हो गया। हॉस्पिटल में जब बच गया तो पक्का था कि मैं इसीलिए बचा हूं, अब मुझे जॉब छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट थॉट ये था कि मैंने 31 साल कुछ भी नहीं किया, है ना, कुछ भी नहीं। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट था तो वो एक्सीडेंट ने पूरा कर दिया। एंड आई वाज अबाउट टू गो। हाँ, अबाउट टू गो, कुछ भी नहीं किया। किया क्या? तो वो चीज मुझे बड़ी खली, और मैंने कहा अब बिल्कुल त्याग पत्र है, मुझे मालूम नहीं आगे क्या है। लेकिन तो कंपनी ने मुझसे एक चीज बोली कि अपना इलाज पूरा करा लो, हमारे पास पॉलिसीज बहुत अच्छी है। ठीक। तो वो उस समय में आ गया, क्योंकि पैसा लग रहा, और हॉस्पिटल में एंट्री भी मिल जाती थी उस कार्ड के कारण। तो 3 महीने में बीच इलाज में फिर मैंने मन बना लिया, दूसरा व्यक्ति मुझे मिल गया था, मैंने मन बनाया, अब नहीं आ रहा हूँ। संदीप, मैं इसको ना ऐसे बताता हूँ, विच इज माई एक्सपीरियंस। मैं चाहता हूँ ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ ना हो, लेकिन जिनके साथ होता है दे आर फॉर्चुनेट, जो अपने जीते जी अपनी मौत को बहुत करीब से देख लेते हैं। दे आर रेयर। पर जिसने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा है ना, उसकी लाइफ फिर उसके बाद जो बनती है, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो फॉर्चुनेट आर यू दैट यू हैव सीन, यू नो, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। डिसीजंस बड़े क्लियर होते हैं उसके बाद आपके। मतलब आपको फिर कोई लालच काम नहीं करता आपके ऊपर, कोई जो बोलते हैं ना चकाचौंध काम नहीं करता। एंड व्हेन वी मेन गो टू दिस स्टेज, तो हम लोगों के मन में तो एक ही प्रश्न आता है जो आपके मन में भी आया था, और आपने बोला भी था कि जो बचे हैं उनका ध्यान रखना। आपके साथ एक चीज और हुई थी कि आपको ये भी लगा था कि मैं कुछ नहीं कर पाया। नॉर्मली लोगों के साथ ये तो होता ही है कि जो बचे हैं उनका ध्यान रखना, और उसके बाद जब वो बच जाते हैं तो वो बचे हुओं का और बहुत सारे लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। ये भी मैंने देखा है कि वो सिर्फ बचे हुए का ध्यान नहीं रखते, फिर जो उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने लोग हैं, वो उनकी लाइफ के बारे में भी उतने ही सेंसिटिव हो जाते हैं जितना अपनी लाइफ को करीब से देख चुके होते हैं। एंड दे फील कि अब मेरा जीवन जो बचा है वो मेरे लिए नहीं है, ये शायद किसी रीजन से इसको छोड़ा गया है, कि उस रीजन को हमें फुलफिल करना। और भी चीजें हैं जो आप मैं खासकर यूथ को बोलना चाहूंगा। अब जब मैं हॉस्पिटल में था, हाथ पैर टूटे पड़े थे, तो क्या फादर ने मेरी बड़ी सेवा की। ठीक, तो आप बहुत चीज देख पाते हो जो आप जब पीछे छोड़ के जा रहे हो, जो बाहर पड़े हुए, वो आई थिंक वो मिस कर जा रहे हैं।
तो इसलिए वो सब देखने के बाद आपका डिसीजन बहुत ही क्लियर था तो कि ये करना है। तो दैट्स ग्रेट। सो फाइनली जब ये इंडिया में सब शुरू हुआ तो अब मैं एंटर कर रहा हूं आपके थर्ड सेगमेंट में हाँ। कि हमारी कॉर्पोरेट लाइफ भी खत्म हो गई, एजुकेशन लाइफ के हमने सिक्सर्स मार लिए, वो सब हो गया, फैमिली, समाज, सोसाइटी, कॉर्पोरेट सेक्टर सबको प्रूव कर दिया कि जो जो लोग चाहते हैं वो सब हम कर सकते हैं। हाँ। और अब हम अपनी चॉइस से आगे बढ़ेंगे। हाँ। जो आपने किया, तो आते से क्या शुरू कर दिया? हाँ, ये एक बहुत ही मजेदार फेज होता है। आप बदल रहे हो, आपके आसपास वाले नहीं बदले हैं। राइट? पूरी दुनिया जैसे आपको देखती है वो वैसे देख रही है, वैसे ही देखेगी। हाँ, सही है। और आपको मालूम नहीं है। हाँ, ये तो अब अनुभव से बोल रहा हूँ हाँ, ना। हाँ, लेकिन उस समय नहीं मालूम है कि सब वैसे ही देखेंगे। तो मैं भोपाल आ गया। और थोड़े दिन बाद, अच्छा, एक इसमें एक और चीज है, आप का जो मन या दिमाग है, बुद्धि है, वो सोचेगी वैसे ही जो उसको पहले से पता या सिखाया गया है। ठीक है, राइट? उसके पास कोई नया टेम्पलेट नहीं है। ठीक बात है। राइट? तो मैं भी वैसे ही सोचूंगा, मन, मेरे को देखने वाले भी वैसे ही देखेंगे। मैं मन में बदला हुआ हूँ, बुद्धि में नहीं बदला हूँ। है ना? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब sometimes if you change from your heart, but that doesn't mean that your intellect will also change. इंटेलेक्ट वही रहता है। इंटेलेक्ट वही है। यानी कि इमोशंस आर फ्री ऑफ योर इंटेलेक्ट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? कह सकते हैं। वही अंग्रेजी हिंदी वाला मन है, क्योंकि मन का इक्विवेलेंट है नहीं अंग्रेजी में। तो वो मैंने इसीलिए अपनी ऑडियंस के लिए बता दिया। ठीक बात है जी। तो बताइए फिर। इनफैक्ट इसमें नहीं जाता। तो आप भोपाल आ गए, क्योंकि ये मजेदार सा किस्सा है। आप इमेजिन कर पाओ कि एक 31 साल में भोपाल आके बैठे हुए हो। नहीं, आप तो सिर्फ 31 बोल रहे हैं, मैं इसमें कुछ और जोड़ूंगा। एक IITN, एक IIM पास आउट, कॉर्पोरेट, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, US, और 31। ये जोड़ना खतरनाक होता है। ठीक है? क्योंकि ये जो IITN, IIM और कॉर्पोरेट घूम रहा है भोपाल में, कि मैं कुछ काम करता हूँ। तो जिसके पास जा रहा है तो उसको तुरंत ऑफर मिल जा रहा है कि तुम आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक तरह का ऑफर ये कि किसी इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर बन जाओ। बहुत तुरंत वाला ऑफर। हर आदमी आपको कुछ बैठाने को तैयार है। एंड ऑल्सो दे आर रियलाइजिंग यू आर नॉट आस्किंग फॉर लॉट ऑफ मनी। मतलब आप मनी भी नहीं मांग रहे हो, आप तो काम मांग रहे हो। तो ये तो सोने पे सुहागा है। बिल्कुल। तो ये है। और जो घनिष्ठ मित्र थे पुराने, उन्होंने कहा कि तुम कोचिंग पढ़ा लो। जो कुछ थे पुराने लोग थे जो कोचिंग पढ़ा, भोपाल तो कोचिंग का सेंटर रहा है, तो आप कोचिंग पढ़ाने आ जाओ, क्योंकि आपके टैक्स आपको स्टूडेंट बहुत दिलवा देंगे। टैक्स है ना। तो ये बहुत अच्छा, वो मुझे बोलते थे इसमें महीने का 3 लाख कमा लोगे, 2-2.5 लाख कमा लोगे। वो ये नहीं समझ, मुझे नहीं कमाना है। क्योंकि आप पैसे की लैंग्वेज समझ चुके हो। लैंग्वेज समझ, मुझे कमाना है तो फिर मैं वहीं रहूंगा। मतलब कॉमन सेंस था। वैसे ये सलाह उनको देना बनता नहीं था, लेकिन वो तो वही। तो मैं बोल रहा हूँ, दुनिया आपको ऐसी देखेगी, सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त आपको ऐसी देखेंगे। मतलब मैं संदीप को ये सलाह क्यों दूंगा कि तुम इसमें अच्छा खासा कमा लोगे? मतलब वो ऐसा क्या करके आया है, ये भी तो देखो। तो वो उनकी कुंठा है। ठीक, वो हमारे जितने आपके रिश्तेदार होंगे उनकी कुंठा है कि ये 5 लाख कमाए तो बढ़िया आदमी बनेगा, और लोकल में 5 लाख कमाए तो और अच्छा है, और अच्छा, US में कमा रहा है तो कोई काम नहीं। ठीक, तो ये उनकी कुंठा है। और वो चाहते हैं कि तुम ऐसे आदमी बनो जिसको वो बता सके। वो मेरी नहीं है। लेकिन भोपाल में थोड़े समय बाद मुझे लगा कि सब यही है, जहां जाओ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद तो मैं कंटेक्स्ट देने के लिए बीच में रोक रहा हूँ आपको कि आपकी बात और अटैच होगी। मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा, थोड़ा फैमिली स्ट्रक्चर भी अपना बता दो, साथ में कौन कौन था, शादी वादी हुई नहीं हुई, बच्चे हुए नहीं हुए, वो क्या था वो भी बता दो। तो थोड़ा सा वो भी क्लैरिटी रहेगी लोगों को। तो फादर थे, मदर थी, ठीक है। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने मतलब एक रिलेशनशिप चल रहा था, उसको तोड़ना पड़ा फॉर अ रीजन कि आई डिडंट वांट टू गो बैक टू US। ठीक है, और टू कॉर्पोरेट और टू अर्न। अब जो आदमी कमाना नहीं चाहता है वो किसी रिश्ते के लायक रहता नहीं है। ठीक है, तो वो मैंने फैमिली को भी बोला, अपनी फैमिली को भी, उन सबको बोला कि यार मुझे किसी रिश्ते में पड़ना नहीं। ठीक है,
तो ये तो मैंने बोला, ऊपर वाले ने कुछ और बोला। हाँ। ठीक है। सो ऊपर वाले ने भेज ही दिया किसी को। हाँ। ठीक है, क्योंकि वो तो लिख के हाँ, बैठा है। हाँ, वो लिख के बैठा है कि तुम पढ़ना नहीं भी चाहो तो भी वो जोड़ देगा। तो वो फिर हुआ, फिर अभी तभी उसी समय आई गॉट मैरिड। ओके। उससे 3 साल बाद। ओके। और देन आई हैव अ सन। ओके। तो ये तो फैमिली हो गया। ठीक है। और अच्छी बात यह है कि वो मेरे तरह ही सोच लेते हैं, तो वो प्रेशर नहीं रहा। वो ईश्वर की डेस्टिनी है। तो अगेन वो एक्सीडेंट ने मुझे क्लैरिटी दे दी कॉल्स की, कि मुझे रखना नहीं है, कुछ झंझट नहीं पालना है जीवन में। तो क्लैरिटी दे दी, तो उसके कारण क्लैरिटी के बाद ही आए लोग। तो वो क्लैरिटी उनको थी। हाँ, वो क्लैरिटी उनको डे वन से। ठीक बात है। तो वो लोग अब सलाह दे रहे थे, हम वहीं पहुंचे, वो 4 लाख 5 लाख चल रहा था। हाँ, तो ये हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि सोचते सोचते मेरा दिमाग चला। मुझे एक और मेरे मित्र हैं बॉम्बे में, वो भी बिजनेस टाइकून है। उन्होंने बहुत एक सलाह दी जो मेरे दिमाग में आ गई। उन्होंने कहा कि तुमने ऊपर का तो सब देखा है, बट तुम्हें छोटा पैसा बनाना नहीं आता है, दिन का 100 रुपए, ठीक, ठेला लगाना नहीं आता। अच्छा। ठीक, ये सब तुम्हें नहीं आता है, तुम नहीं कर पाओगे। तो यू शुड ट्राई। तुम, उनको लगा मुझे सीखना है, तो उन्होंने कहा तुम ये काम करो। ठीक, तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने किराने की दुकान खोल ली। डोंट टेल मी, हमारी ऑडियंस को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने ही दिमाग लगाया कि किराने की दुकान में इतने तरह के लोग आते हैं, इतने तरह का इंटरेक्शन होता है। तो पहले मैंने माइंड में खोली दिमाग की किराने की दुकान। अभी फिजिकली नहीं खुली है, क्योंकि घर में बताऊंगा तो कहेंगे भैया तू जा। मतलब क्या हो गया? ये तो पूरा से खिसक लिया है। मतलब हम जितना मान रहे थे उसके आगे ही है। यहाँ से हंसी चालू होती है। मैंने खोली किराने की दुकान, मैंने आइडिया बनाया। मेरे बहुत सारे घनिष्ठ मित्र हैं, सबको बोला कि मैं ये सोच रहा हूँ। ठीक, मेरे सबसे आज भी मित्र हैं, उन्होंने कहा भारत को इसकी सख्त जरूरत है, यहाँ वॉलमार्ट जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक, तुरंत पीपीटी बना। नहीं सॉरी संदीप, मतलब मैंने भी इन सलाहों में एक मेरी भी रही होगी, तो आई एम सॉरी आप आज बोल रहे हो। तो तुरंत, अब वही मैं ना, तुरंत पीपीटी बना। तुरंत उसका बिजनेस प्लान बना, बहुत बड़ा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं जब चेन्स होती नहीं थी, रिटेल चेन्स नहीं होती थी, यहाँ के लिए वो नया था। 2006 की बात कर रहे हैं। तो ये सारा हुआ। अच्छा, मेरी आदत थी कि मैं डिस्कस करता था, घूम रहा था, फ्री था। एक डिपार्टमेंट में चला गया, अधिकारी मिल गए, वो बहुत खुश। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो कोल्ड स्टोरेज और चेन्स लगेंगी वो सब हम एमपी गवर्नमेंट दे देगी। तो क्या हुआ कि इतना बड़ा भानुमति का कुनबा जुड़ गया, ऑटोमेटिकली महीने भर में जुड़ गया। ठीक है, बहुत सारे लोग आ गए दुनिया भर में बैठे हुए, कि आई थिंक दे थॉट कि ये व्यक्ति जिस चीज को छूता है वो सोना बन जाती है, पारस का पत्थर है ना, इसने अपने जीवन में तो बना लिया। तो ये जो नया आइडिया है ना, इसके पीछे भी कोई होगा। तो हम आज पैसा लगाते हैं तो ये बड़ा चीज बन जाएगी। एंड फिर सब ट्रेंड्स ने भी देख लिया कि भारत में वॉलमार्ट नहीं है, सुभिक्षा आने जा रही है, ये वो आने जा रहा है, तो सब 2 and 2 कंबाइन हो गया। तो वो महीने भर में पूरा योजना बन गई। मैं भी उसमें बह गया। अच्छा, क्योंकि सब दोस्त थे। ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा, उसमें सोशल कॉज भी आ गया, जो मन में था कहीं। अब ये गलत सोशल कॉज है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हमारी वैसी, एमबीए ने गलत पढ़ा दिया है। उसमें सोशल कॉज ये था कि किसानों को सही वैल्यू नहीं मिलती है। तो आप ये काम करोगे तो किसानों को सही वैल्यू मिलेगी, मिडिलमैन हटाओगे। जो बिल्कुल पॉपुलर थ्योरीज है। आपको पता तो कोई मिडिलमैन आपको मर्सिडीज चलाता तो दिखेगा सब, वो है ना। तो लेकिन वो आपको लगता है कि वो बहुत चूस रहे हैं। सो बट द सेम थिंग, कि किसान का भला होगा, एटसेट्रा, कंज्यूमर का भला होगा। तो उसमें एक सोशल कॉज। अच्छा, ह्यूमन माइंड कैसे भी ढूंढ लेता है उस ईगो को। तो ये बना, प्लान बन गया, मैंने चालू कर दिया। क्योंकि मन में संदीप कहीं बात आई होगी ना कि मैं इसलिए थोड़ी आया था वापस, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप ये वाले थ्योरी को भी साथ में चला रहे थे कि नहीं ये भी तो था, नेट सरप्लस में भी तो मुझे जाना था। फिर
अच्छा, आपके मन को आप पढ़ रहे हो, हाँ आप बोल रहे हो कि नदियां खराब हो रही हैं, तो आपके जो दोस्त बोल रहे हैं कि देखो थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ेगी रिटेल में तो हम ऑर्गेनिक सेक्शन डाल देंगे, हाँ, ठीक, तो प्यास बुझती जा रही तो है पीछे से वो। अपन वहां करेंगे, मैं समझ गया, बढ़ता जा रहा है मामला, बढ़ता जा रहा एंड यू थिंक कि आप वहां पहुंचोगे, है। एंड योर ईगो वाज सेटिस्फाइड, दैट्स यू आर सेटिस्फाइड, सब आपके लॉजिक जो आपकी बुद्धि है उसमें फिट हो रहा है पूरा। तो यहां तक तो एक चीज रही, तो आपने भी प्रचार किया और चालू हो गया मामला। अच्छा, सबसे मजेदार बात ये रही, हमने रिटेल स्टोर डाले, तो भोपाल में 2 ही थे, ठीक है, और पहले छोटे थे 1000 स्क्वायर फीट की, और दूर दूर कोल्ड स्टोरेज लेते हैं ना, काम चल रहा है। अब उसमें बहुत सारे हाई प्रोफाइल, मेरे जैसे प्रोफाइल वाले जॉब छोड़ छोड़ के आने लगे कि हम भी साथ काम करेंगे। ओहो, दिस इज समथिंग न्यू। हाँ, क्योंकि हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया कॉर्पोरेट का, तो उसमें कहा मुझे एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की जरूरत है, सीटीओ चाहिए, सीईओ चाहिए, वीपी चाहिए, हाँ, सब। हाँ, ठीक तो बात। मेरा बैचमेट आईआईटी कानपुर का, हाँ, मेरा है ना, वो ही वाज आल्सो, मतलब टेक इंडस्ट्री में बड़ा अच्छा कर रहा था, उसने कहा मैं आ रहा हूँ। ये मैं 6, 7, 8 की बात कर रहा हूँ। हाँ, 7 की बात कर रहा हूँ, जितना मुझे याद आ रहा है। हाँ, 7 की बात, अर्ली 7। उसने कहा मैं आ रहा हूँ, वो बेचारा जॉब छोड़ के फैमिली के साथ हमारा सीईओ बन गया, ठीक है। ऐसे कोई इसी तरह के प्रोफाइल के कोई आईटी बॉम्बे का एक व्यक्ति। आप सब लोग अपना घर का खर्चा कैसे चला रहे थे उस टाइम? कुछ पैसा था हाथ में जिससे काम चल रहा था? हाँ, तो पहले तो ये मजेदार बात बता देता हूँ, फिर आते हैं खर्चे पे। तो ऑफ कोर्स हम जैसे प्रोफाइल के पास पैसा तो पुराना था ही, कमाया हुआ तो था हमारे पास, ठीक है, और ये सारा ये था कि 2-4 साल तो दिक्कत नहीं आएगी, तो इस तरह से ये सब आ गए। अच्छा, एक ऐसी दुकान मैं आज भी, हम लोग हंसते भी थे कि दिन भर में 100 रुपए 200 रुपए का बिजनेस करती थी। अच्छा, लेकिन 4 आईआईटी वाले और 4 आईआईएम वाले बैठे हुए सब सीटीओ सीओ बन गए। इट्स अ केस स्टडी। और हम लोग सबसे मतलब कटिंग एज सॉफ्टवेयर सिस्टम लेके आ रहे हैं, और 200 रुपए की सेल कर रहे हैं। क्योंकि वो एक अलग चीज होती है। तो ऐसे कर करके हम लोग, तो एक समय निकला कि, एंड ऑफ कोर्स वी जस्टिफाई एवरीथिंग कि हम बड़े आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मजा बहुत आया, 2-4-5 महीने मजा बहुत आया कि ये सब ये होता रहा। एंड उस और मनी वाइज दिक्कत भी नहीं थी, मेरे सामने इन्वेस्टमेंट लाने की दिक्कत नहीं थी, ठीक है, किसी को यूएस में टच करेंगे और इतना बड़ा प्लान बनाना है, ये मैंने सारे पुराने लाइफ में सीख लिया था, जितना बड़ा प्लान उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और मिल भी जाता है। हाँ, मिल भी जाता है, तो वहां तक की नौबत नहीं आई, अच्छी बात नहीं, नौबत नहीं आई, बच गए। लेकिन मुझे 2-3 महीने करने के बाद मुझे फिर दुख होने लगा कि जिस चीज को छोड़ के आए वो पीछे आ गई, उसने मुझे पकड़ लिया, ठीक है, वापस वहीं पहुंच गए हम तो। बस ये है कि कैलिफोर्निया से उठ के भोपाल में आ गए। बट दिस इज क्रेडिबल। इफ आफ्टर सम फ्यू मंथ्स डूइंग ऑल दिस, उसके बाद फिर से ये रियलाइजेशन हो जाना इस बात को बताता है कि दिस वाज समथिंग डीप इन योर हार्ट, कि मुझे करना क्या है, मैं क्यों आया था। ये सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आदमी, तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आप कुछ समय के लिए डेविएट जरूर हो सकते हैं, बट नेवर अफ्रेड ऑफ गोइंग बैक। अगर आपको ये रियलाइज भी हो जाए कि नहीं, मैं अपने रास्ते से भटका हूं, तो वापस अपने रास्ते पे आने में कोई बुराई नहीं है। दैट यू डिड, प्लीज। तो उसके रिपरकशंस भी भोगने पड़े, क्योंकि आई स्टार्टेड गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए, आप इसमें प्रेशर क्या है, आप बहुत सारे लोग, आपका जैसे आपने कहा इंस्टीट्यूट चला रहे हो, तो आप कुछ लोग हैं, एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में सीईओ थे, वहां से आपकी दुकान के सीईओ बन गए, ठीक है, फैमिली को लेके आ गए, बच्चों का एडमिशन करा दिया है, ठीक है, तो आपने तो बवंडर पैदा किया, इतने सारे आ गए। तो आपको अभी ये भी लगा होगा कि अब मैं इनका क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। तो खुद को सेंटर पॉइंट मानते हुए गिल्ट भी आ रहा होगा कि मैं सबको बता रहा हूँ कि मैं बदल रहा हूँ। मैं ऑनेस्टली, अच्छी बात ये रही, मैं मुंह पे रहा हूँ जो भी रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अब सारे इन्वेस्टर और सारे इन लोग को, और मेरा भी पैसा लगा है, सबको बोल रहा हूँ कि यार मैं बदल गया हूँ 3 महीने में। आई एम रियलाइजिंग मैं इसलिए नहीं आया था। क्या रिएक्शन था संदीप? तो देखिए, रिएक्शन क्या होता है, पीपल थिंक कि वो आपको समझ गए,
लेकिन वो समझे नहीं होते बिकॉज वो अपने कॉन्टेक्स्ट से ही देख रहे होते हैं। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या रिएक्शन था जब ये बोले? वो देखिए रिएक्शन क्या होता है, मैं वही बता रहा हूँ। आप किसी ने मान लीजिए फाइनेंशियली इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, राइट, हाउ ही विल थिंक, वो सोचेगा कि ये निराश इसलिए हो रहा है, पॉसिबली रेवेन्यू या रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसको ये बोलना है कि तू चिंता मत कर, हाँ, 10 साल भी हम चला लेंगे उसको, चला लेंगे, पैसे ही तो चाहिए। हाँ, वो अपनी सोच से आपको, हाँ, हाँ, ठीक वो अपनी बात है। सोच से लेके आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि वो आप जो बोलना चाह रहे हो या आप कहाँ से आ रहे हो वो कैप्चर नहीं कर पाते। वो अपना ही क्योंकि उनकी, मैंने कहा ना, उनकी अपनी उम्मीदें उसमें टाइड अप है, उनको मिलियनेयर बनना है। और उनको ये एहसास नहीं है कि वो इसलिए नहीं आए थे, वो शायद इसीलिए आए थे। तो उनको तो लग रहा है कि वो ठीक है, वो इसीलिए आए थे। भाई जो दूसरा जॉब छोड़ के यहाँ सीईओ बनने आया है उसको एक ग्लोरी चाहिए ना, कि उसको एक छोटी सी कंपनी को बड़ा करना है, उसने कुछ बना, बिल्ड किया। तो सबको, जितने ये जो आए थे, ये लोग आए थे कि ये बिल्ड करके बड़ा कर देंगे, करेक्ट, ठीक, एंड दैट्स द शॉर्टेस्ट पाथ टू बिकम अ फेमस बिजनेस लीडर, करेक्ट, इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट फॉर लॉन्ग। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ चूज किया था, और मेरे कारण उनको लगा था ये पाथ इजी है। अभी मैं बदल रहा हूं मन में कि मैं बहुत सोच रहा हूँ, मैं इसलिए तो नहीं आया था, मुझे एक्सीडेंट भी याद आ रहा है, मुझे पुराना क्यों मैं यूएस से यहाँ आया सब याद आ रहा है, ठीक है, मैं ये तमाशा करने नहीं आया था। एंड देन आई एम रियलाइजिंग ये कहानी पूरी झूठी थी कि किसान को आती है लोग, है ना, ये सब केस स्टडीज में अच्छा लग रहा था, बट रियल लाइफ ग्राउंड पे नहीं था, ग्राउंड पे नहीं था। तो मुझे लग रहा था ये एफिशिएंसी ये सब गड़बड़ है पूरा मामला। तो बहुत सारे रियलाइजेशन एंड आई स्टार्टेड चेंजिंग। तो लेकिन अब आपके पास इतना सारा इनर्शिया है, इतने, जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इमोशनल, ऑल काइंड ऑफ इनर्शिया यू हैव। आप भी इन्वेस्टेड भी हो फिजिकली एवरी विच वे। तो फिर ऊपर वाले ने मदद कर दी। अच्छा, ठीक है, कुछ वो जमाना दूसरा था, कुछ बिजनेस हम लोग के डिसएग्रीमेंट्स भी हुए, कुछ ग्राउंड पे मेरे कॉल्स भी थे कि मैं ये काम नहीं करूंगा। तो उसको लेके जैसे मुझे था कि मैं जैगरी नहीं रखूंगा कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि वो अल्टीमेटली उसके लिए नहीं आए थे, करेक्ट। तो एक वन फाइन डे हमारा एक कोल्ड स्टोरेज जो है उसमें आग लग गई पिपरिया में। दैट वाज अ मैसिव स्टोरेज, 6000 मेट्रिक टन, मतलब 600 ट्रक एक साथ जल गए। तो जब वो आग लगी तो हमारा जो रिटेल ऑपरेशन है वो मैसिवली हिट हो गया, उसके प्रॉफिट्स, उसका पूरी सप्लाई चेन कट हो गई, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट नीचे से ऊपर का बीच का डिस्ट्रीब्यूटर वाला बिजनेस नहीं था हमारा। तो जब वो हिट हो गया तो सडनली मोस्ट ऑफ द पीपल थॉट कि अब ये रिवाइव नहीं होगा, तो जो मेरे आसपास वाले थे वो सब छोड़ के चले गए। अच्छा, तो ये एक वरदान मिला कि जितने लोग थे उन्होंने राइट ऑफ कर दिया बिकॉज ऑफ दैट इवेंट, है ना। ऑडियंस, सी द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस मैन। नुकसान करके उसको वरदान मानना, ये संदीप जैसे लोग ही कर सकते हैं, जिनके मन में था कि वो जिस वजह से यहां आए हैं, जिस पर्पस से यहां आए हैं, वो पर्पस से डेविएट हो रहे हैं, और तब नुकसान को वरदान मानना। आपसे कोई सीखे संदीप? हाँ, नहीं, ये देखिए, हम बात कर रहे हैं 2008 की, ये इवेंट हुआ, आग लगी और नुकसान हुआ भयंकर, और हम बात कर रहे हैं 2026 में, ठीक है। तो ये बोलना 8 में तो उसको वरदान नहीं मान रहे थे। हाँ, आज आप उसको जब पीछे जाके देखते हैं तो तीन साल बाद मैं बोलता हूँ कि मेरा माइंड में दिखा कि अच्छा ये ठीक हुआ। उस टाइम तो जो हिट लगा सो लगा, उस समय तो हिट लगा तो लगा, वो अपनी जगह था, क्योंकि आप चीज से निकलना चाह रहे हो बट आप उसको बंद नहीं कर पा रहे हो। करेक्ट, राइट। अब किसी ने आगे जब झटके से बंद किया है तो वो चोट तो आपको भी लगी है। तो उस समय तो वो चोट आपको तंग करती है, लेकिन उस चोट ने मुझे और चीज सिखाई। भारत जैसे, हम जैसे लोग भारत के दो चीजों से बड़े अनभिज्ञ होते हैं। एक, यहाँ की जटिलता, जो सरकारी जटिलताएं हैं, न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट में लड़ना है, जमीन पे लड़ना है। अब आप समझिए, आपके यहाँ कोई एमबीए स्टूडेंट आ रहा है, उसको ये तो ट्रेनिंग नहीं मिली है कि पुलिस वाले से कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल से हम बड़ी किताबें जरूर पढ़ लेते हैं, लेकिन जो समाज की सच्चाई है उससे बड़े अनभिज्ञ होते हैं।
तो वो जो इवेंट हुआ, और वो इवेंट ने मुझे इस चीज को मैंने जमीन पे कभी नहीं किया था। तो जो मैं जमीन पे सीखना चाहता था वो किराने की दुकान नहीं थी, वो ये था हसल। हाँ, कि झूठे केस लग रहे हैं आप पे, हसल में सब आ गया ना, सबसे डील करना। आपको इंश्योरेंस का पैसा चाहिए, ठीक है, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि उसमें जिस तरह का एक्ट हुआ है, जिस तरह की लार्ज फायर हुई है, आपको सिस्टम से डील करना, तो आपको वो पूरा हैसल, आपको ज़मीनी लड़ाई लड़ना, आपको कोई क्रिमिनल तंग कर रहा है, ठीक है, उससे लड़ना, तो हर चीज़ वो 2-3 साल ने मुझे अच्छे से सिखा दी। पूरी ट्रेनिंग हो गई, पूरी ट्रेनिंग हो गई कि मतलब हर जो ज़रूरी होती है ना, क्योंकि ये कभी ना कभी आपके आड़े आएगी। तो ये काम हो गया। और इस दौरान दूसरी चीज़ भी हुई, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ आपसे, हाँ, है ना। इस दौरान दूसरी चीज़ हुई कि और अगेन इवेंट जैसे डॉट्स होते हैं, कि मैंने किसी को पैसा दिया था कि हम अपने ही ज़मीन पे उगाएंगे और उसको हम अपने स्टोर में भी लेके आएंगे, और जिसको पैसा दिया उसको, मैं तो एक्सीडेंट में था तो उसको पावर अटॉर्नी दे दी थी कि भाई आप ज़मीन खरीद लेना। तब उसने ऐसी जगह ज़मीन खरीदी जो मैंने भी नहीं पूछा कहाँ खरीद रहे हो, तो उसने जंगल के अंदर जाके कहीं खरीद के दे दी। ठीक, तो बताया, फ़ोन पे बताया कि ऐसी ऐसी जगह, हमने कहा अच्छा है। ठीक, जब हम अरनियानी की तरफ पहुंच हाँ, गए, जब ये सारा मामला खत्म हो गया, जिसने खरीदी वो भी चला गया, बीच वाले सब, तब मैं जमीन ढूंढने निकला हूं, तो वो मिली मुझे जंगलों के बीचों बीच, अरनियानी। ठीक, तो मैं आप संदीप को 1 मिनट के लिए रोकूंगा। तो अरनियानी जो संदीप का चाइल्ड है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करती है हम तो उस पर पहुंचेंगे ही, बट दिस इज व्हाट संदीप इज डूइंग प्रेजेंटली अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म कैसे हुआ, उसकी कहानी संदीप ने ऑटोमेटिकली शुरू करी है, समझते हैं।